गाइस, लाइक्स और कमेंट्स क्यों कम हो रहे हैं? चैप्टर 36। जिस पल उसने किसी के घर में घुसकर लूटपाट करने का फैसला किया, उसी पल उसकी बेगुनाही खत्म हो गई। इतना कहकर अनाया आभा वापस मुड़ गई। पीछे से बूढ़ी औरत ने दरवाजे को पकड़कर तेज आवाज में चिल्लाया, अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो उन असली गुंडों को सबक सिखाओ जो तुम्हें मारना चाहते हैं, जिन्होंने तुम्हारा दरवाजा तोड़ा। हम जैसे आम लोगों पर गुस्सा निकालकर क्या साबित कर रही हो? आभा ने कोल्ड एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखा। मैं उन लोगों से कैसे निपटती हूँ ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अब जब तुम्हारा उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं रहा तो शायद तुम उन लोगों से भी बुरी हालत में पहुंच जाओगी जिन्हें पहले लूटा गया था। ये सिर्फ धमकी नहीं थी। आभा इस क्रूर दुनिया के असली नियम समझ चुकी थी, जहाँ ताकत ही सब कुछ थी। आज तुम किसी गिरोह का हिस्सा होकर दूसरों को लूट रहे हो, तो कल जब तुम कमजोर या बेकार हो जाओगे, वही लोग सबसे पहले तुम्हारे घर टूट पड़ेंगे, तुम्हारी जमा पूंजी छीन लेंगे और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है। बूढ़ी औरत को आभा की बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जवान औरत जो अभी तक जमीन पर सिर पटककर माफी मांग रही थी, अचानक से सफेद पड़ गई। उसे याद आया कि उसके पति ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। शायद डर और घबराहट में वो ये बात भूल गई थी, लेकिन अब जैसे ही एहसास हुआ, वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। बूढ़ी औरत ने उसकी हालत देखकर हंसते हुए कहा, सच में विश्वास कर लिया इस बकवास पर, बेवकूफ। पर जब वो जवान औरत अपने घर पहुंची और देखा कि पूरा घर लूट लिया गया है, उसका पहले से घायल बेटा और बुरी तरह पीटा गया है, उसका पति मौत के कगार पर पड़ा है, तो उसका दिल जैसे फट गया। वो लोग सच में इंसान नहीं थे, वे जानवर थे। वहीं दूसरी तरफ विपुल घर में चहकते हुए आया, हाथ में लूट का सामान भरा हुआ था। उसने अपने शिकार का माल सुहानी और अपनी पत्नी वंदना के सामने बिछा दिया। चावल, आटा, स्नैक्स, मोटी जैकेट्स, कंबल और यहाँ तक कि कंडोम भी। हालांकि कंडोम वाली चीज उसने अपनी जेब में ही रखी। वंदना की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये सब कहाँ से लाए? लूटा है, विपुल ने बेफिक्री से जवाब दिया। कहाँ से? इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। बस इतना जान लो कि अब हमारे पास बहुत कुछ है। ना ठंड से मरेंगे, ना भूख से। वंदना को बेचैनी होने लगी। वो पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि उसका पति लूटपाट का आदी होता जा रहा है। उसे डर था कि कहीं वह भी बाहर के उन वहशी दरिंदों जैसा न बन जाए, जो सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि औरतों तक को हड़प लेते थे। विपुल को उम्मीद थी कि वंदना उसे शाबाशी देगी, शायद कोई इनाम भी, लेकिन उसकी पत्नी के माथे की शिकन और बेचैन चेहरा देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसका लहजा चिढ़ा हुआ था। तुम बस घर संभालो, मेरे काम में दखल मत दो। औरतों की छठी इंद्रिय अक्सर किसी भी रडार से ज्यादा तेज होती है। वंदना को पहले ही महसूस हो रहा था कि विपुल बदल रहा है। वो सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी उससे दूर होता जा रहा था। उसने गौर करना शुरू किया और फिर वो सच्चाई सामने आई जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करना चाहती थी। कई बार आधी रात को विपुल चुपचाप उठता और सुहानी के कमरे में चला जाता। शुरू में वंदना ने सोचा था कि वो इस पर सीधे सवाल करेगी, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो खुद ही अपने पति को पूरी तरह सुहानी की बाहों में धकेल देगी। जब से सुहानी उनके घर में रहने आई थी, वंदना के मन में यही डर था। लेकिन इस नई दुनिया में जहाँ मर्दों की ताकत ही सब कुछ थी, उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। बस एक उम्मीद थी कि वो अभी भी उसकी पत्नी थी, कि उसके पति के दिल में अभी भी उसके लिए जगह थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह हाथ से फिसल रहे थे। कई रातों की बेचैनी और हजारों बार सोचने के बाद उसने आखिरकार सवाल किया, विपुल, क्या तुम सुहानी से प्यार करने लगे हो? यह सुनकर विपुल ने तुरंत सुहानी की ओर देखा। सुहानी ने हल्का सा आईब्रो उठाया, जैसे फ्लर्ट कर रही हो या फिर बस मजे ले रही हो। हाँ, मुझे पसंद है वो, विपुल ने बिना झिझके कबूल किया। हम तीनों ऐसे साथ रह रहे हैं, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। सुहानी स्मार्ट है, स्ट्रेटेजी बना सकती है। तुम बस घर मैनेज करो, बाकी सब छोड़ दो। सुहानी चुप रही, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे ये सब उससे कोई मतलब नहीं रखता। यह सुनकर वंदना ने कड़वी सी मुस्कान दी। दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन वो ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि वो जाना चाहती है, क्योंकि अगर वो इस घर से बाहर निकली तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए उसे मजबूर होकर सब बर्दाश्त करना पड़ा। जैसे ही वंदना किचन में गई, विपुल ने झट से सुहानी को अंदर कमरे में खींच लिया, हाथ उसी की कमर पर सरकने लगे। तुम्हारी बीवी बाहर है, सुहानी ने हल्के से उसके सीने पर हाथ रखकर रोका। विपुल हंसते हुए बोला, अब उसे सब पता चल ही गया है, तो छुपाने की जरूरत नहीं। और फिर आज मैं अच्छा सामान लाया हूँ, अब तो तुम भी बेफिक्र हो सकती हो, है ना? पिछली बार जब भी विपुल ने कुछ करने की कोशिश की, सुहानी हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाती थी। कभी प्रेगनेंसी का डर दिखाकर, तो कभी दो चार मीठी बातें कहकर उसे घुमा देती थी। और वैसे भी जो चीज आसानी से ना मिले, उसकी तलब और बढ़ जाती है।
खास तौर पर जब लड़की सुहानी जैसी खूबसूरत हो। अब तक विपुल पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका था। सुहानी ने हल्का सा उसे दूर किया। अभी नहीं, पहले जरूरी बात कर लेते हैं, बाकी सब रात के लिए रहने दो। रात शब्द सुनकर विपुल भी ज्यादा नहीं अड़ा। दोनों सीरियस हो गए और असली टॉपिक पर आए। विपुल ने एक्साइटमेंट में कहा, तुम्हारा प्लान सही में धांसू निकला। जिन लोगों से मैंने फिर से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे साथ मिलकर उन जख्मी लोगों को लूट लिया। सबको बढ़िया फायदा हुआ और अब सब मुझ पर ट्रस्ट करने लगे हैं। अब मुझे उस कमीने वैभव की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी वैभव हम सबको उल्लू बना रहा था, विपुल गुस्से से बोला। खुद के लिए सारा सामान स्टॉक कर लिया और हमें सिर्फ झूठन दी। बहाना ये कि बाकी गैंग्स को खुश रखना है, वरना हम पर पलटवार हो जाएगा। लेकिन अब समझ आ रहा है कि सब धोखा था। साला खुद के लिए जमा कर रहा था। वैभव का ये नेचर सुहानी पहले से जानती थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। बस इतना बोली, इस बिल्डिंग में बाकी लोगों को लूट सकते हो, लेकिन 20वीं मंजिल के बारे में भूल जाओ। 20वीं मंजिल सुनते ही विपुल के चेहरे का रंग उड़ गया। आभा कोई मामूली लड़की नहीं थी, और उसका घर भी कोई आम जगह नहीं था जिसे इतनी आसानी से लूटा जा सके। वो पहले ही उस पर हाथ डालने का आइडिया छोड़ चुका था। मुझे अपनी मौत नहीं बुलानी, विपुल ने मुंह बनाते हुए कहा। वो लड़की खतरनाक है। उस दिन अगर मैं टाइम पर नहीं बचता तो आज तक मेरी लाश सड़ रही होती। सुहानी बोली, आभा के पास ढेर सारा सामान है, शायद इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। विपुल का चेहरा जलन से लाल पड़ गया। क्या कोई भविष्य देख सकता है? कैसे उसने इतनी जल्दी तैयारी कर ली? और उसका अपार्टमेंट ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी आर्मी ने फोर्ट बना रखा हो? सुहानी को वो पुरानी आभा याद आई। वो हमेशा तेज दिमाग वाली थी, लेकिन अंदर से नरम और सहनशील। लोग उस पर जुल्म करते थे और वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अब वो किसी पर भी चाकू चला सकती थी, किसी पर भी गोली दाग सकती थी। सुहानी को यकीन था कि ये सब हालात की वजह से हुआ था। लेकिन एक बात तो साफ थी, अगर पहले वो आभा को कंट्रोल कर सकती थी तो अब भी कर सकती थी। जो भी हो, उसने तैयारी क्यों की, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सुहानी बोली। मुद्दा यह है कि हमें वो सामान चाहिए, बस अभी नहीं। चैप्टर 37। आभा जब से कुकू को घर लेकर आई थी, तब से उसकी ऐश ही ऐश थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं। उसकी सफेद रेशमी फर और भी चमकदार और खूबसूरत होती जा रही थी। जब भी आभा उसकी पीठ पर हाथ फिराती, आभा के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता, अगर ये सब सर्वाइवल मोड से पहले होता तो इसकी फर किसी हाई एंड फैशन ब्रांड में बिकती। शायद आभा की नजरें ही ज्यादा साफ साफ बोलती थी, या फिर कुकू ही कुछ ज्यादा ही समझदार था, क्योंकि जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता, कुकू तुरंत अपनी पूंछ दबाकर वहां से कट लेता। आभा को अब इस छोटे से प्राणी से और भी लगाव हो गया था। थोड़ी देर कुकू के साथ खेलने के बाद उसे अपने फोन पर एक मैसेज आया। तरुण का था। मिस आभा, कैसी हो आप? आभा को तरुण का शुक्रगुजार होना चाहिए था, जिसने उसे इतने बेहतरीन रेनोवेशन टीम्स दिलवाई। सर्वाइवल मोड ऑन हुए लगभग 2 महीने हो गए थे और इस टाइम पर तरुण का मैसेज आना थोड़ा शॉकिंग था। आभा ने जवाब दिया, तुम्हारी दुआओं से अभी तक भूखी नहीं मरी। जैसे ही आभा ने रिप्लाई किया, तरुण ने तुरंत वॉइस मैसेज भेज दिया। अरे मिस आभा, आप तो किस्मत वाली हो, असल में तो मैं आपका ही फायदा उठा रहा हूँ। ये बात तरुण दिल से कह रहा था। वो सालों से कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का काम कर रहा था, लेकिन पहली बार उसने किसी को अपना घर फोर्ट्रेस बनाते देखा था। हाल के अजीबोगरीब मौसम को देखते हुए उसने पक्का मान लिया था कि आभा को कुछ सीक्रेट इनसाइड इन्फो थी, तभी तो उसने इतनी तैयारी पहले से कर ली थी। इसलिए उसने भी अपने घर की रीमॉडलिंग करवाई। हाँ, आभा जितनी नहीं, लेकिन पहले से तो काफी मजबूत बना लिया। ऊपर से उसे उनकी आखिरी मुलाकात भी याद थी, जब उन्होंने मेडिसिन डील फाइनल की थी। जाते जाते आभा ने बस इतना कहा था, ज्यादा मत सोचो, घर पे खाने पीने का सामान भर कर रखो। बस इसी लाइन ने उसकी कंफर्मेशन सील कर दी थी। तरुण ने भी फुल जुगाड़ लगाकर लास्ट मोमेंट पर सामान स्टॉक कर लिया था, इसीलिए आज वो आराम से बैठकर आभा को मैसेज भेज सकता था। आभा उसके फ्लैटरिंग मोड की इतनी आदी हो चुकी थी कि सीधा मुद्दे पर आ गई। बताओ, काम क्या है? तरुण, मिस आभा, वो जो मेडिसिन का स्टॉक मैंने आपको बेचा था, उसमें से कुछ बचा है। मुझे लग रहा है कि जो फ्लू बाहर फैला है वो असल में उस न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से है। सोचो, बारिश, बर्फबारी, सब तो ओशन और लैंड की वाटर साइकिल से होता है। अगर ओशन इन्फेक्टेड है तो जमीन कैसे बच सकती है? ये जो भारी बर्फबारी हो रही है वही असली वजह है। बाहर कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और दिखने में तो ये नॉर्मल फ्लू जैसा लग रहा है, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। लेकिन वो मेडिसिन जो मैंने आपको बेची थी वो काम कर रही है। आभा को अपने पिछले जन्म की याद आई, जब दूसरी वेव आई थी और शहर में लाशों के ढेर लग गए थे। पहले उसने सोचा था कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि लाशों का सही तरह से डिस्पोजल नहीं हुआ और लोग भूख से इतने पागल हो गए कि डेड बॉडीज तक खाने लगे, जिससे इन्फेक्शन फैल गया।
लेकिन अब समझ आ रहा था कि उसने चीजों को बहुत सिंपली ले लिया था। इतनी ठंड में लाशें सड़ने का चांस ही नहीं था, तो वायरस फैलने की असली वजह कुछ और थी। असल गुनहगार तो ये जहरीली बर्फ थी। आभा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तरुण, मिस आभा, वो दवाई असल में न्यूक्लियर रेडिएशन से फैलने वाली वायरल डिजीज के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन कभी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग नहीं हुई। सच बताऊं, मेरे घर में भी एक बंदा इस बीमारी की चपेट में आ गया था। किस्मत से मैंने अपने लिए कुछ दवाई रख ली थी, ट्राई किया और वो वाकई काम कर गई। ये बर्फ इतनी अचानक आई कि फार्मा फैक्ट्रीज और रिसर्च लैब सब सील हो गई। दवाइयां पहले से ही कम बन रही थी, अब तो सीधा सप्लाई कट हो गई है। लोग पागलों की तरह दवाई ढूंढ रहे हैं, एक एक टेबलेट के लिए लाखों देने को तैयार हैं। तो मैंने सोचा, क्यों ना आपको भी इस डील में इन्वॉल्व करूं? आभा ने गुस्से वाला इमोजी भेजा, फिर एक टेक्स्ट ड्रॉप किया। मतलब तुमने पहले भी मुझे लूट लिया था और अब भी मुझसे डील करवानी है? तरुण ने तुरंत एक वॉइस मैसेज भेजा। अरे मिस आभा, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो पहले से पता था कि आप फ्यूचर की सोचने वाली इंसान हो। आपको समझ आ ही गया होगा कि ये दवाई कितनी जरूरी है। और देखो, मैं सही निकला। तो अब वो उसे अपना ट्रेंड सेटर मानने लगा था। आभा ने मन में सोचा। आभा को नहीं पता था कि तरुण के पास कितनी स्टॉक बची है, पर अगर वो उसकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था तो अपने लिए भी अच्छा खासा जमा किया होगा। फिर भी अगर अब वो उसी के पास आ रहा है तो मतलब डिमांड बहुत तगड़ी है, और शायद मुनाफा भी खतरनाक तरीके से ज्यादा। आभा ने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि वो सोचकर बताएगी। लेकिन उसका ध्यान पैसे कमाने या प्रॉफिट मार्जिन पर नहीं था। असल टेंशन ये थी, अगर ये इन्फेक्टेड लोग बिना दवाई के यूं ही मर गए तो फिर वो सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे और फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आधा घंटा बाद आभा ने खुद तरुण को कॉल किया। तुम्हारा प्लान क्या है? तरुण ने इतना सुना और समझ गया कि बात बन गई। फिर उसने अपनी पूरी सिचुएशन और आगे की प्लानिंग डिटेल में समझा दी। तरुण भले ही आभा से छोटा था, लेकिन दमदार बिजनेस माइंड रखता था। अपना अलग ही तरीका था उसके काम करने का। और जो बातें उसने कही, उससे इतना तो साफ था कि वो सिर्फ पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने वाला आदमी नहीं था। उसमें कॉन्शियस और मॉरल वैल्यूज थी, लेकिन वो कोई दिल का कमजोर भी नहीं था। ऐसा इंसान ठीक था। पर आभा ने अभी तक उससे सिर्फ 2 बार डील की थी। इतनी जल्दी उस पर फुल भरोसा नहीं किया जा सकता था। हर इंसान के कई चेहरे होते हैं। अभी वो सब अच्छा बढ़िया बोल रहा था, पर जब असल में जान पर बनाएगी तो क्या वो पीठ में छुरा घोंपने से पीछे हटेगा? इसलिए आभा ने सेफ साइड रहने का फैसला लिया। फिलहाल डील ये हुई, वो तरुण को सिर्फ 2 बॉक्स दवा देगी। हर बॉक्स में 30 गोलियां होंगी। रेट, हर गोली के बदले या तो 3 किलो मीट या 5 किलो सब्जियां। बाकी सामान भी लिया जा सकता था अगर वो आभा की जरूरत का हुआ तो। डील हो गई, लेकिन डिलीवरी कहाँ और कब होगी ये अभी फाइनल नहीं हुआ था। तरुण अंताई गार्डन में था, जो आभा के घर से काफी दूर था। इस मौसम में बाहर निकलना खतरनाक था, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रस्ट। दोनों को एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए कोई न्यूट्रल जगह फाइनल करनी थी, जहां डील भी हो जाए और किसी का एडवांटेज भी न हो। साथ ही ऐसी जगह हो जो ज्यादा भीड़भाड़ वाली न हो, वरना बाकी लोगों की नजर पड़ सकती थी। ये अभी डिसाइड करना बाकी था। कॉल कट करने के बाद आभा ने मैप खोला और सरकारी टाइप वाले बड़े फार्मा कंपनियों और रिसर्च लैब्स को ढूंढने लगी। उसके पास जो स्टॉक था, समंदर में एक बूंद बराबर। इससे कुछ नहीं होने वाला था। उसे और दवा चाहिए थी, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी। हर एक इन्फेक्टेड इंसान जिसे अभी बचाया जा सकता है, वो आगे चलकर एक ज़ॉम्बी बनने से बचेगा, और इससे उसका खुद का सर्वाइवल आसान होगा। आखिरकार उसने 2 लोकेशंस लॉक की, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक फार्मा फैक्ट्री। दोनों शहर के बाहर थे, काफी दूर। वहां जाना, दवा ढूंढना और फिर सही सलामत वापस आना कम से कम 1 दिन का काम था। लेकिन एक पूरा दिन बहुत लंबा था। अगर वो लुटेरे फिर से धमाके लेकर आए तो 1 दिन में सब कुछ तबाह हो सकता था। इसका मतलब था कोई स्मार्ट प्लान चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं किया जा सकता था। तभी फिर से डोरबेल बजी। आभा को लगा शायद फिर से वेदांत खाने की डील करने आया होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने वेदांत पूरी टैक्टिकल गियर में खड़ा था। ऑल ब्लैक आउटफिट, पूरी तरह रेडी फॉर एक्शन। कोई शोफ नहीं, परफेक्ट फिट, बिना किसी एक्स्ट्रा बड़पन के। वेदांत ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। घर देख लोगी? वापस आऊंगा तो तुम्हें 5 किलो मीट मिलेगा। चैप्टर 38। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? आभा ने पूछा। वेदांत ने कंधे उचका दिए, मेरी अपार्टमेंट भी तुम्हारी जितनी सिक्योर है। इतनी आसानी से कोई नहीं तोड़ सकता। आभा ने मन ही मन हंस दिया। भरोसा नहीं, ये तो बस खुद की सिक्योरिटी पर ओवर कॉन्फिडेंस था। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जानबूझकर किसी को तुम्हारे घर में घुसने दूं? वेदांत ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तुम ऐसा नहीं करोगी।
क्यों नहीं करूंगी, आभा ने चैलेंज किया। क्योंकि तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें पता है अगर मैं गया तो तुम भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। ये तारीफ थी क्या? क्योंकि सुनने में तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था, लेकिन बात सही थी। इस वक्त दोनों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ट्रस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर डिपेंड करना मजबूरी थी। डील फाइनल हो गई। 5 किलो कुकू, उसका डॉगी, के लिए कई दिनों की टेंशन फ्री फूड सप्लाई थी। इसी के साथ आभा को आखिर समझ आया कि जब वो बाहर जाएगी तो किससे मदद मांग सकती है। संजना वो खाली दवाई की शीशी कई दिन पहले ले गई थी, लेकिन तब से उसका कोई अपडेट नहीं था। उसकी नेचर के हिसाब से अगर उसे पता चल जाता कि आभा ने उसे उल्लू बना दिया है तो अब तक हंगामा हो चुका होता, पर अब तक कोई रिएक्शन ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ थी। इससे पहले कि आभा इस बारे में ज्यादा सोचे, उसका फोन बजा। यह उसके डैड का कॉल था। यशवर्धन की आवाज कमजोर और घबराई हुई थी, जैसे चोरी चोरी कॉल कर रहा हो। आभा, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो भाई बहन इंसान नहीं है, दोनों मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और अब तो संजना भी मुझे गाली देती है, मुझे बेकार कहती है। यशवर्धन जो पहले त्रिशा की हर बात मानता था, संजना को सिर पर बैठाता था, जो त्रिशा के भाइयों से चिढ़ता था लेकिन उसकी बीवी और बेटी पर जान छिड़कता था, वो आज फेंके हुए कचरे की तरह पड़ा हुआ था। और आभा उसके लिए हमेशा आउटसाइडर और बोझ रही। त्रिशा कम से कम फेक ही सही, लेकिन अच्छी बनने की कोशिश करती थी। यशवर्धन सीधा नफरत करता था, दिखावे की भी जरूरत नहीं समझता था। अब उसे रोते हुए सुनकर आभा को कुछ याद आया। पहली सैलरी से आभा ने खुद के लिए एक लैपटॉप खरीदा था। यशवर्धन ने पूरे एक हफ्ते तक उसे ताने मारे थे। उसी रात संजना ने एक ड्रेस के लिए पैसे मांगे थे, बिना कोई सवाल किए 50,000 ट्रांसफर कर दिए थे। और आज जब उसकी बीवी और बेटी उसे यूजलेस समझकर फेंक चुके थे तो उसे अचानक याद आया कि वहाँ मेरी एक और बेटी भी है। तुमने खुद शादी की, खुद बेटी पैदा की। अगर आज वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हैं, तो ये तुम्हारी खुद की चॉइस का नतीजा नहीं है। यशवर्धन बुरी तरह खांस रहा था, शायद सच में बीमार था, लेकिन अब उसके पास ना पावर थी ना एटीट्यूड दिखाने का हक। अब बस भीख मांगने की कंडीशन में था। आभा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा पिता था, मुझे अब समझ आया। मैं त्रिशा और संजना से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, बस तुम मुझे बचा लो। चलो नई शुरुआत करते हैं, जैसे सही मायनों में बाप बेटी हों। प्लीज, आभा ने कोल्ड टोन में जवाब दिया। जब मैं छोटी थी मैंने तुमसे रो रो कर कहा था कि मोम को मत छोड़ो। याद है तुमने क्या कहा था? तुम बोले थे तेरी माँ से तो कोई चुड़ैल भी बेहतर होगी। जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे भी संजना की तरह ट्रीट करो, तुम बोले थे तेरी माँ ने तेरा हक खो दिया था और तू मुझसे जो भी मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रह। और फिर तुम मुझे बेचने चले गए थे। तुम्हारा प्लान था मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सौंपने का, लेकिन गलती से सुन लिया कि वो मुझे ज्यादा दाम में बेच सकते हैं, तो तुम्हें लगा कि सस्ता सौदा कर दिया, इसलिए वापस ले आया। और आज तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, तुम्हारा मुंह नहीं जल रहा ये सब कहते हुए? ओह सॉरी, तुम्हारे अंदर तो कोई शर्मया बचा ही नहीं है, वरना तुम मेरी माँ से शादी कैसे करते? जब तक उन्होंने हाँ नहीं बोली तब तक गली के कुत्ते की तरह पीछे लगे रहे। जब पैसा कमाया तब तक मेरे नाना नानी के टुकड़ों पर जिंदा थे, और अब जब तुम्हें सबने लात मार दी तो तुम मेरे पास आ रहे हो। तुम चाहता है कि मैं तुम्हें पापा बुलाऊं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? सॉरी, लेकिन तुम्हें जितना गिरना था तुम गिर चुके, अब बचाने लायक कुछ बचा ही नहीं। यशवर्धन अचानक जोर जोर से खांसने लगा, इतनी तेज कि कई मिनट तक बोल ही नहीं पाया। फोन के दूसरी तरफ आभा ने सुना कि अशोक उसे गाली दे रहा था। तू अभी तक मरा क्यों नहीं? इस हाल में जीकर बस खाना और पानी बर्बाद कर रहा है। और ये मत सोच कि तेरी लाडली बेटी तुझे बचाने आएगी, वो भी चाहती है कि तू जल्द से जल्द मर जाए। ये तेरे कर्मों का फल है। शायद उसे पता चल गया हो कि तूने धीरे धीरे उसकी माँ को जहर देकर मारा था, इसलिए तुझसे इतनी नफरत करती है और चाहती है कि तू मर जाए। आभा को इस कॉल से ऐसी सच्चाई सुनने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसे हमेशा यही बताया गया था कि उसकी माँ बीमारी से गुजर गई थी। यशवर्धन की खांसी और तेज हो गई, उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया, एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि फोन अभी भी चालू था। आभा सब सुन रही थी। वो फोन काटना चाहता था, लेकिन अशोक की नजर उस पर पड़ गई। उसे लगा यशवर्धन किसी को मदद के लिए फोन करने वाला है, तो उसने झपट कर फोन छीन लिया। मदद मांगने की सोच रहा था। सुन ले, दवा के बिना तुझे कोई नहीं बचा सकता, खुद भगवान भी नहीं। इतना कहकर अशोक ने फोन जोर से बिस्तर पर फेंक दिया और वहां से निकल गया। यशवर्धन ने किसी तरह खुद को संभाला और फौरन फोन उठाकर देखा कि कॉल अब भी चल रही थी या नहीं। जैसा उसने सोचा था, कॉल कट चुकी थी।
पर उसे नहीं पता था कि ये अशोक के आने से पहले कट गया था या अभी अभी। उसने फिर से ट्राई करने का सोचा तो उसने आभा को दोबारा फोन लगाया। इस बार जवाब आया, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। यशवर्धन की आंखों में निराशा झलक आई। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और बिस्तर में सिकुड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पहले जैसी शांत और आज्ञाकारी बेटी अचानक इतनी बदल कैसे गई। शायद अशोक सही कह रहा था, शायद आभा को उसकी माँ की मौत की असली वजह पता चल गई थी। जैसे ही आभा को एहसास हुआ कि उसकी माँ की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि यशवर्धन जैसे घटिया इंसान के कारण हुई थी, उसके अंदर गुस्से की सुनामी आ गई। उसे लगा कि अगर यशवर्धन उसके सामने होता तो वो खुद उसे अपने हाथों से खत्म कर देती। छोटा सा कुकू भी उसकी भावनाओं को भांप गया था। वो एक कोने में चुपचाप बैठा था, न आभा की टांगों से लिपट रहा था, न ही उसकी पैंट खींच रहा था जैसे वो आमतौर पर करता था। ये बदला आभा लेना ही होगा, न सिर्फ यशवर्धन से, न सिर्फ त्रिशा से, बल्कि अशोक और पूरे उसके परिवार से। गुस्सा इंसान के अंदर छिपी ताकत को बाहर निकाल देता है। आभा ने 2 घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, फिर 1 और घंटा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की। उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया जब तक कि उसके शरीर की हदें पार नहीं हो गईं। आखिरकार वो थककर जमीन पर गिर गई, इतनी ज्यादा कि उसकी उंगलियां तक हिल नहीं पा रही थी। उसने खुद को इतने बेदर्दी से आखिरी बार तब धकेला था जब बचपन में उसके नाना और नानी ने उसे डांट फटकार कर चैलेंज कर दिया था। अब बरसों बाद उसने फिर से खुद को उसी तरीके से टॉर्चर किया था। वो जमीन पर आंखें बंद करके लेटी थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका स्पेस फिर से बड़ा हो गया है। उसने ध्यान से देखा और हमेशा की तरह ये पहले से दोगुना हो गया था। जो पहले सिर्फ एक कमरा था अब वो 3 मंजिल का विला बन चुका था। पूरे कॉम्प्लेक्स को मिलाकर अब ये 600 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा था। पहले सिर्फ मंजिलें बढ़ रही थी, लेकिन अब जब वो रुक गई तो बगीचा और बाहरी इलाका फैलने लगा था। आभा अपने स्पेस में एक चक्कर लगा आई। जब वो बाहर आई तो उसकी सारी थकान गायब थी। वो अपने शरीर में नई ताकत और हल्केपन को महसूस कर सकती थी। कुकू एक कोने में चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। अचानक उसने दरवाजे की तरफ भौंक दिया, लेकिन वो भौंकना किसी खतरे के संकेत की तरह नहीं था। अगले ही सेकंड डोरबेल बजी, सिर्फ एक बार। आभा ने अपना पसीना पोंछा और दरवाजा खोला। वेदांत सामने खड़ा था, हाथ में एक बैग लिए। चैप्टर 40। दोपहर की हल्की धूप बालकनी पर बिखरी हुई थी। हवा में ताजगी के साथ एक अजीब सी बेचैनी घुली थी। वेदांत हाथ में ताजा मीट का पैकेट पकड़े खड़ा था। मीट की कच्ची महक हवा में हल्के हल्के फैल रही थी। ये कोई बाजार का फ्रोजन मीट नहीं था, ये तो अभी अभी ताजा लाया गया था। आभा ने आईब्रो चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में सवाल थे, ये सच में शिकार करने गया था? वेदांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। आंखों में वही पुरानी ठहराव भरी चपलता थी। रास्ते में एक बकरा मिल गया था, पूरे 10 किलो का। आभा के पैरों के पास उसका प्यारा डॉगी कुकू बैठा था। उसकी काली चमचमाती आंखें मीट के पैकेट पर टिकी थी और उसकी पूंछ जमीन पर तेजी से हिल रही थी। मुंह से लार टपकने को थी। आभा ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। दोपहर में बना दूंगी तुम्हारे लिए कुकू। कुकू ने आंखें ऊपर उठाई जैसे कह रहा हो, पर मुझे तो कच्चा और ताजा पसंद है। आभा ने नजरें उठाईं। वेदांत अभी भी वहीं खड़ा था। आमतौर पर वो सामान देकर चला जाता था, लेकिन आज नहीं। आज उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा ठहराव था। कुछ और बात है? आभा ने सीधी नजर डालते हुए पूछा। वेदांत ने कुकू से नजर हटाई और अपनी जैकेट की जेब से कुछ निकाला, एक छोटा पोर्टेबल सीक्रेट कैमरा। ये मैंने बाहर की गैलरी में पाया है। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। आभा ने कैमरा हाथ में लिया। उसकी उंगलियों ने लेंस के चारों ओर घूमते हुए मानो कुछ अनकहा महसूस किया। उसने अपनी मेमोरी के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और फिर अचानक पजल की आखिरी गुमशुदा कड़ी उसकी आंखों के सामने चमकी। उसे समझ आ गया। उस रात जब संजना ने अपनी जान पर खेलकर यशवर्धन के लिए दवा लाने की हिम्मत की थी, वह सिर्फ दवा लाने के लिए नहीं था, वो यहाँ यह कैमरा लगाने आई थी। आभा की आंखों में एक ठंडी और तेज चमक उभरी। उसकी उंगलियां कैमरे के किनारों पर कस गईं। मेरे पास एक प्लान है, आभा ने कहा। उसकी आवाज में एक धार थी। वेदांत की आंखें गहरी हो गईं। उसने पूछा, बताओ। आभा के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान तैर गई। शाम को बिल से निकालना होगा। संजना ने अपना काम बिना किसी गड़बड़ के पूरा किया, जिससे अनिरुद्ध का दिल जीत लिया। अनिरुद्ध के लिए अब कोई भी खूबसूरत चेहरा मायने नहीं रखता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत औरतों को देखा था। हर बार किसी घर में घुसपैठ करने के बाद वो अपनी पसंद की औरत चुन लेता था, लेकिन इस तरह की चीजों से उसका मन जल्दी ही भर जाता था। लेकिन ये लड़की, ये सिर्फ बिस्तर के लिए नहीं, और भी कामों के लिए थी। अनिरुद्ध ने संजना को अपनी बाहों में खींचा और उसे बुरी तरह से छूने लगा। इस बार तुमने अच्छा काम किया, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। ऐसे ही करती रहो और तुम्हें इनाम मिलेगा।
जैसे ही वो बोल रहा था, उसके हाथ उसके कपड़े खींचने लगे। कमरा इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म था, लेकिन संजना का दिल ठंडा पड़ गया। वहां अनिरुद्ध के आदमी सुनील और जगदीश भी थे, और सब ये देख रहे थे। वो उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। संजना के सीने में अपमान और गुस्सा जल रहा था, लेकिन उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। सुनील की आंखें उस पर ऐसे घूम रही थी जैसे भूखा भेड़िया शिकार को देखता है, एक पल के लिए भी बिना पलक झपकाए। जगदीश भी देख रहा था, उसका चेहरा बेफिक्री से भरा था। वो ये सब देखने की आदी हो चुका था। उनका बॉस उदार था। जब वो अपना काम कर लेता था तो वो अक्सर अपने आदमियों को भी मौका देता था। संजना का पेट घिन से मचल रहा था। उसे ये रोकना था। उसने अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे धकेला। अनिरुद्ध का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, उसकी आवाज में जहर घुल गया। क्या चाहती हो कि ये तिकड़ी बने? जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों इसी के लिए बनी हो, है ना? यह सुनकर संजना जम गई। उसकी माँ त्रिशा वो पहले ही उनके हाथों तकलीफ झेल चुकी थी। संजना ने एक बार उम्मीद की थी कि उसकी किस्मत अलग होगी, कि वो इस बुरे सपने को कम से कम एक आदमी तक सीमित रख सकेगी। लेकिन नहीं, वो उसके साथ भी वही करना चाहता था जो उसने उसकी माँ के साथ किया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने अनिरुद्ध को सुनील और जगदीश की तरफ देखते हुए देखा। तुम दोनों आओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। संजना का दिल डर से बर्फ सा हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अनिरुद्ध की गर्दन में अपने हाथ डाल दिए। एक धीमी विनती भरी आवाज में वो फुसफुसाई, मेरा जिस्म और रूह सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर तुमने मुझे इन्हें दे दिया तो मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो उसकी पलकों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो उसे एक टूटी हुई बेबस लड़की की तरह देख रही थी, जैसे वो पूरी तरह से टूट चुकी हो, फिर भी खुद को सिर्फ उसी के हवाले कर रही हो। अनिरुद्ध की सांसें थम गईं। उसकी आंखों, उसकी आवाज, उसके समर्पण की गर्मी, उसके अंदर कुछ आदिम सा भड़क उठा। अपनी नजर के एक इशारे से उसने जगदीश और सुनील को चुप रहने का आदेश दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पीछे हट गए, दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। सुनील दरवाजे पर रुका। उसने एक आखिरी जलती हुई नजर संजना पर डाली। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। ये वाली अपनी माँ से कहीं ज्यादा बेहतर है। और एक दिन उसकी बारी भी आएगी। आधे घंटे बाद संजना तैयार हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने उसे एक पैकेट ब्रेड और 2 पैकेट चिप्स पकड़ाए। ज्यादा सामान लेकर जाओगी तो रास्ते में कोई लूट लेगा, अनिरुद्ध ने बेफिक्री से कहा। संजना ने एक पल के लिए सोचा, पहले अनिरुद्ध कितना अलग था। ढेर सारा सामान देता, खुद छोड़ने जाता। लेकिन अब चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसके लिए अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची थी। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। जितना ज्यादा अनिरुद्ध उसे इग्नोर करता, उतनी ही उसकी नफरत आभा के लिए बढ़ती जाती। अनिरुद्ध, आपको आभा कैसी लगती है? अनिरुद्ध कुछ देर सोचता रहा। पहले उसने कभी आभा पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो सच में उसकी शक्ल और फिगर तक याद नहीं कर पा रहा था। संजना ने मोबाइल निकाला और एक पुराना वीडियो स्टिल निकालकर उसे दिखाया। पहले आभा खुद को सजाने संवारने में इंटरेस्टेड नहीं थी, खासकर जब उसके सामने संजना जैसी आर्ट स्कूल जाने वाली स्टाइलिश बहन थी। सबकी नजरें हमेशा संजना पर रहती और आभा बस बैकग्राउंड में गुमनाम सी रहती। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। अब ध्यान से देखने पर आभा संजना से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपोक्लिप्स के बाद से संजना खाने पीने और कपड़ों के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसका फेस मुरझा गया था और बिना ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप के उसकी पुरानी ग्लैमर्स इमेज पूरी तरह मिट चुकी थी। वहीं आभा डेली वर्कआउट कर रही थी। बिना किसी मेकअप के भी उसका चेहरा ग्लो कर रहा था। फेयर स्किन, नेचुरल ब्लश और ब्राइट शार्प आईज। वो हेल्दी और पावरफुल लग रही थी। अनिरुद्ध ने फोटो देखते ही सीटी बजाई। यार, उस बेवकूफ यशवर्धन का तो लक जबरदस्त था। इतनी स्मार्ट और क्यूट बेटी मिली, फिर भी उसे वैल्यू नहीं दी। संजना को जलन तो हो रही थी कि उसके सामने आभा की तारीफ हो रही थी, लेकिन यही तो उसका प्लान था। अगर अनिरुद्ध की नजरें अब आभा पर टिक गई थी तो उसकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल थी। उसे भी वही सब झेलना था जो संजना झेल चुकी थी, बिना इज्जत के, पूरी तरह बर्बाद। अनिरुद्ध ने जगदीश को ऑर्डर दिया कि वह सिक्योरिटी कैमरों पर नजर रखे। 5 नंबर बिल्डिंग 20वें फ्लोर पर खास ध्यान दे। जगदीश को लगा था कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा, पर वो गलत था। पहले ही दिन बड़ा सीन बन गया। जैसे ही उसने देखा कि आभा 20वें फ्लोर से बाहर निकली, वो तुरंत अनिरुद्ध को रिपोर्ट करने दौड़ा। अनिरुद्ध ने बिना टाइम वेस्ट किए बॉस बाल्डी और उसके गैंग को खबर कर दी। बाल्डी और उसकी गैंग लोकल लेवल के गुंडे थे, जिनसे अनिरुद्ध पहले से जान पहचान रखता था। अपोक्लिप्स के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो अनिरुद्ध के अंडर आ गए। उन्हें सिक्योरिटी ऑफिस के पीछे की अधूरी बिल्डिंग में रहने दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, बाल्डी और उसकी गैंग पहले भी आभा से बुरी तरह हार चुके थे। उनकी बेइज्जती का बदला लेना उनके लिए पर्सनल इशू बन चुका था। जब वो घर में होती तो वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब
अब तो वो बाहर आई थी। इस बार वो बचकर नहीं जा सकती। रात काफी ठंडी थी। बाल्डी और उसके 4 आदमी एक दीवार के पीछे छुपे 5 नंबर बिल्डिंग के गेट पर नजरें गड़ाए बैठे थे। 20वें फ्लोर से उतरने में 15 मिनट लगने चाहिए, पर आधे घंटे बीत चुके थे, फिर भी कोई नहीं निकला। उनके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। एक आदमी झुंझलाकर बोला, बॉस, वो लड़की आ क्यों नहीं रही? इतनी देर में तो कोई रेंग कर भी नीचे आ जाता। बाल्डी खुद कंफ्यूज था। लॉजिकली उसे आ जाना चाहिए था। एक और आदमी बड़बड़ाया, कहीं वो पहले ही निकल तो नहीं गई और हमें पता भी नहीं चला? बाल्डी ने सिर हिलाया। नामुमकिन। अगर वो पहले निकलती तो वो बाहर जाती, और गेट पर जो लड़के पहरा दे रहे हैं उन्हें कुछ दिखता तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी होती। हालांकि वो अपनी बात में कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद भी डाउट में था। सिचुएशन कंफर्म करने के लिए उसने वॉकी टॉकी निकाली और गेट पर खड़े लड़कों से कांटेक्ट किया। चैप्टर 40। अनिरुद्ध भाई, कोई बाहर आया क्या? वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बॉस ने डिवाइस को झटक कर देखा, सोचा ठंड की वजह से शायद मशीन हैंग हो गई होगी। फिर से पूछा, फिर भी सन्नाटा। भाई, अनिरुद्ध कहीं फंस तो नहीं गया? बॉस ने बिना कुछ सोचे झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। डर फैलाना बंद कर वरना तुझे यहीं टपका दूंगा। आदमी सहम गया, चुपचाप खड़ा हो गया। 10 मिनट और निकल गए, पर कोई आता नहीं दिखा। अब तो खुद बॉस को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, जा देख तो अनिरुद्ध कहाँ अटका है। वो जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक कुछ उस पर झपटा। गर्दन पर झन्नाटेदार दर्द उठा, गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे कुछ बह रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। भाई, भूत है, किसी ने घबराकर चिल्लाया। पर इससे पहले कि वे देख पाते, उनका साथी जमीन पर गिर चुका था, गर्दन पकड़कर छटपटा रहा था। पूरी गैंग घबरा गई, चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी। तभी सफेद धुंध सी कोई चीज तेजी से दौड़ी और एक और बंदे की गर्दन पर झपट पड़ी। दूसरा आदमी भी वहीं ढेर। अब जाकर उन्हें साफ दिखा कि ये क्या था। 20वीं मंजिल वाली औरत का पालतू कुत्ता। बॉस ने गुस्से में दांत किटकिटाए और हाथ में पकड़ी छुरी सीधी कुत्ते की तरफ घुमा दी। लेकिन कुत्ता पहले से तैयार था, एक झटके में बच निकला। छुरी सीधे उसके अपने आदमी की छाती में जा धंसी। भाई, जख्मी आदमी हकलाया। असल में कुत्ते ने हल्की चोट ही दी थी, सिर्फ चमड़ी फाड़ी थी। सही इलाज मिलता तो वो बच सकता था, पर बॉस की छुरी सीधे उसके दिल में घुस चुकी थी। अब कोई चांस नहीं था। 5 में से 2 आदमी सेकंड्स में ढेर हो गए। फिर भी 20वीं मंजिल वाली औरत का अब तक कोई अतापता नहीं था। बॉस गुस्से से चिल्लाया, इस हरामखोर को पकड़ो, आज रात कुत्ते का सूप बनेगा। कुत्ता वहीं बैठकर सामने खड़े 3 आदमियों को ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, कौन किसका सूप बनाएगा ये तो अभी देखना बाकी है। जैसे ही तीनों उस पर झपटे, बॉस की कमर पर अचानक जबरदस्त लात पड़ी। ऐसा झटका लगा कि वो लगभग घुटनों के बल गिर ही गया, जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। सालों के लड़ाई झगड़े के तजुर्बे ने उसे एहसास दिला दिया कि कोई उसकी गर्दन काटने के लिए झपट रहा है। उसने तुरंत बचने के लिए झुककर पलटकर देखा। वहां आभा खड़ी थी, हाथ में 3 किनारों वाला डैगर, जो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके वार तेज और घातक थे। बॉस लगातार पीछे हटता गया, जैसे तैसे बचा, पर उसकी बाजू कटी गई। जब देखा कि आभा ने बॉस को उलझा लिया है, तो कुत्ते ने बाकी के 2 गुंडों को निशाने पर ले लिया, ताकि वो बॉस की मदद ना कर सके। अब बॉस अकेला रह गया। वो लगातार पीछे हटता रहा, पूरी तरह डिफेंस में आ चुका था। अगर अनिरुद्ध अपने आदमियों के साथ टाइम पर ना पहुंचता, तो आभा वहीं उसका काम तमाम कर देती। अनिरुद्ध का ध्यान सीधा 3 किनारी डैगर पर गया, जो आभा के हाथ में था। उसकी आंखों में गुस्सा झलक गया। तो ये रही वो औरत। यही औरत पूरी शिपमेंट उड़ा ले गई थी। उसने वो डैगर भी नहीं छोड़ा। उसकी नजर अब आभा के चेहरे पर टिक गई। आभा ने स्लिम फिट विंटर स्पोर्ट्स जैकेट पहनी थी, हुड सर पर था, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था। लड़ाई के बाद हल्की तेज सांसें, ठंड में गुलाबी पड़ी गाल, पर आंखें बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। प्योर किलर वाइब्स। संजना जैसी सजावटी डॉल से 100 गुना ज्यादा खतरनाक। तो आखिरकार आमना सामना हो ही गया। अनिरुद्ध ने हल्की स्माइल के साथ कहा, सरप्राइज्ड? आभा की आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जैसे ये बस एक और लड़ाई हो। बिल्कुल नहीं, मुझे पता था तुम आओगे। अनिरुद्ध को आभा की बातों का सही मतलब समझ नहीं आया। हंसते हुए वह बोला, मुझे पता है कि तुम बहुत तेज हो, कभी तीरकमान, कभी पिस्टल, लेकिन इस बार हम भी खाली हाथ नहीं आए हैं। आज तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा। आभा की नजर अनिरुद्ध के पीछे खड़ी संजना पर पड़ी। भले ही उसने मोटी मिलिट्री जैकेट पहन रखी थी और उसका पूरा चेहरा स्कार्फ में ढका हुआ था, आभा ने उसे एक नजर में पहचान लिया। आभा मुस्कुराई, तो तुम्हारी तैयारी यही है? संजना की नजरें भी आभा पर ही टिकी थी। अब जब उसका नाम लिया गया, तो उसने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर कहा, तो क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें पहले बेवकूफ नहीं बनाया था?
आभा हल्के से हंसी। तुम उस कैमरे की बात कर रही हो जो तुमने मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगाया था। संजना का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। आभा को यह पता था। संजना ने मन में सोचा, मैंने उसे जानबूझकर वहीं छोड़ा था। आभा ने कहा, मैं चाहती थी कि तुम मुझे बाहर निकलते हुए देखो ताकि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर सकूं। अनिरुद्ध के दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आभा ने अपने हाथ में पकड़ी त्रिधारी तलवार उठाई और पास की दीवार पर जोर से वार किया। जहां अनिरुद्ध और उसके लोग खड़े थे वहां की जमीन अचानक धंस गई और वे सब नीचे गिर गए। अनिरुद्ध हमेशा सतर्क रहने वाला इंसान था। यहाँ तक कि जब वह आभा का सामना कर रहा था तब भी उसने खुद को सीधे सामने नहीं रखा था, बल्कि अपने आदमियों को आगे खड़ा किया था। लेकिन यही सावधानी अब उसके लिए मुसीबत बन गई थी। यह जाल ठीक उन्हीं लोगों के लिए बिछाया गया था जो बीच में खड़े थे। अनिरुद्ध और संजना भी उसी में गिर गए। हालांकि जाहिर और उसके दो साथी जो सबसे आगे खड़े थे गड्ढे के दायरे से बाहर रह गए। नीचे से दर्द भरी चीखें और कराने की आवाजें आने लगी। आभा ने अपने काम को देखा तो उसे थोड़ी निराशा हुई। अगर उसके पास और रिसोर्स होते तो वह गड्ढे के नीचे नुकीली स्टील की छड़ी लगाती जिससे वे सब सीधे मौत के घाट उतर जाते। लेकिन अभी वहां सिर्फ कुछ धारदार बर्फ के टुकड़े थे जो उतने घातक नहीं थे। आभा के जाने के बाद ऊपर खड़े लोगों को धीरे धीरे अपनी हालत का एहसास हुआ। नीचे से अनिरुद्ध मदद के लिए चिल्ला रहा था। जाहिर जल्दी से जाकर सिचुएशन का जायजा लेने लगा, जबकि बाकी दो लोग बाल्दी की हालत देखने चले गए। उन्हें लगा था कि उनकी योजना पक्की है और आज वे आभा को पकड़ ही लेंगे, पर हुआ इसके ठीक उलट। वे खुद ही बुरी तरह फंस गए थे। जब अनिरुद्ध को बाहर निकाला गया तो वह बिना रुके सीधा वापस चला गया, जैसे उसे किसी और की परवाह ही न हो। उसने एक बार भी गड्ढे में पड़ी संजना की तरफ देखा तक नहीं। संजना को सिर्फ पैर में चोट आई थी, लेकिन गड्ढे में लाशें बिखरी पड़ी थी और वहां का तापमान बेहद कम था। अगर कोई उसे जल्दी नहीं निकालता तो वह 1 घंटे के भीतर ठंड से मर सकती थी। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसी समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने त्रिशा की सलाह नहीं मानी और अब इसका अंजाम भुगत रही थी। वह खुद को अनिरुद्ध के हवाले कर चुकी थी, लेकिन उसने उसे बचाने के लिए एक हाथ भी नहीं बढ़ाया। जब वह पूरी तरह निराश होने लगी तभी एक सिर गड्ढे के किनारे से झांकता दिखा। उसने ऊपर देखा और जैसे ही उसने पहचान की उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। सुनील अंकल, मुझे बाहर निकालो, मैं ठंड से मर रही हूँ। सुनील शातिर मुस्कान के साथ नीचे झुका। अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? संजना जानती थी कि सुनील अनिरुद्ध की तरह ही गंदे इरादे वाला आदमी था, शायद उससे भी बुरा। उसके पीले पड़े दांत उसे और भी घिनौना बना देते थे। वह उसकी नीयत से वाकिफ थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे बचना था तो उसे उसकी शर्त माननी ही पड़ती। उसने जबरन मुस्कराते हुए कहा, आप जो चाहेंगे वह मैं दूंगी। यही जवाब सुनील को चाहिए था। ठीक है, वह बोला, क्योंकि हम दोनों बॉस अनिरुद्ध के लिए काम करते हैं तो मैं तुम्हें यह एहसान कर सकता हूँ। संजना के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। थैंक यू सुनील अंकल, मुझे पता था कि आप अच्छे इंसान हैं। वह ऊपर देखती रही, इंतजार करती रही कि सुनील उसे ऊपर खींचेगा, लेकिन उसने इन लोगों की इंसानियत को ज्यादा आंक लिया था और जो होने वाला था वह किसी भी हाल में उसकी मदद नहीं करने वाला था। चैप्टर 41। आसपास के झंझट सुलझाने के बाद आभा अब शहर के बाहरी इलाके में बने फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री और रिसर्च सेंटर जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले उसने वेदांत के दरवाजे पर दस्तक दी और अपने घर का ध्यान रखने को कहा। और पेमेंट? बस 3 बढ़िया खाने। इस पर वेदांत मान गया। आभा ने छोटे काले कुकू को घर पर छोड़ दिया, अपने गियर पहने और निकलने ही वाली थी कि कुकू भागकर आया और उसकी पैंट पकड़ ली। आभा झुकी, उसे गोद में उठाया और उसके सिर को हल्के से रगड़ा। इस बार मैं काफी देर के लिए जा रही हूँ, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हारा काम घर संभालना है और यह भी बहुत जरूरी मिशन है। कुकू हल्की आवाज में भौंका, जैसे जवाब दे रहा हो। हद है, तुम तो बड़े होशियार निकले। आभा ने उसके लिए पूरे दिन का खाना तैयार किया, घर के सिक्योरिटी सिस्टम को आखिरी बार चेक किया और निकल पड़ी। बर्फीले रास्तों पर स्की करते हुए वह बाहर की तरफ बढ़ी। स्पीड ठीक थी, लेकिन कार की तुलना में यह बहुत धीमी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि यह तरीका बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करा रहा है। अगर रास्ते में कोई लुटेरे या मुसीबत खड़ी हो गई तो उसके पास उससे निपटने की ताकत नहीं बचेगी। इसलिए उसने एक खाली जगह खोजी और अपनी स्पेशल स्टोरेज से वह यूनिमॉग बाहर निकाला जो उसे वेदांत से मिला था। जैसे ही उसने गाड़ी जमीन पर रखी वह हल्की सी बर्फ में धंस गई, लेकिन नीचे की परत पहले से जमी हुई बर्फ की थी, इसलिए गाड़ी आराम से टिक गई। आभा ने दरवाजा खोला, अंदर बैठी और कुछ देर इस मिलिट्री ग्रेड लग्जरी गाड़ी का मजा लिया। फिर इंजन चालू कर दिया और शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ गई। भारी बर्फबारी के कारण ज्यादातर पहचानने लायक इमारतें ढकी हुई थी। उसे बस एक पुरानी टूरिस्ट मैप के सहारे रास्ता ढूंढना पड़ा।
जैसे ही वह फैक्ट्री के पास पहुंची, उसने सड़क पर टायर के निशान देखे। वह तुरंत अलर्ट हो गई। क्या कोई और भी यहाँ उसी मकसद से आया था, वह खास दवा ढूंढने? आभा ने एक सुरक्षित जगह देखी, वहां गाड़ी छुपा दी और सावधानी से फैक्ट्री की ओर बढ़ी। ज्यादातर इमारतें 2 मंजिला थी और पूरी तरह बर्फ में दबी हुई थी, लेकिन एक इमारत ऐसी थी जिसका एंट्रेंस किसी ने साफ कर दिया था। आभा ने पहले अपनी गन निकालने का सोचा, लेकिन उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने गोली चलाई थी तो उसका हाथ पूरे दिन दर्द करता रहा था। इसलिए उसने अपनी ट्राई एज्ड डैगर, तीर जैसी 3 धार वाली छुरी निकाल ली। वह धीरे धीरे अंदर घुसी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंदर कोई नहीं था। क्या टायर के निशान पुराने थे? भले ही कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आभा पूरी तरह सतर्क थी। गोदाम में दवाइयों के कई डिब्बे रखे थे, कुछ तैयार तो कुछ अधूरे। मगर आभा को मेडिकल टर्म्स की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वह उनके इस्तेमाल को लेकर श्योर नहीं थी। इसलिए बेहतर है सब कुछ उठा लो, बाद में देखा जाएगा वाले फॉर्मूले पर चलते हुए उसने सब कुछ अपनी स्टोरेज में डाल लिया। वैसे भी उसके पास स्टोरेज की कमी नहीं थी, तो पहले सब इकट्ठा करना बेहतर था। फैक्ट्री की सारी इमारतें आपस में जुड़ी हुई थी, तो आभा एक एक करके हर जगह से जितना भी सामान मिल सका उठाती गई। उसने काफी कुछ जमा कर लिया था, लेकिन अभी तक वह खास दवा नहीं मिली जो कभी तरुण ने उसे बेची थी। क्या मेरी कैलकुलेशन गणना गलत थी? क्या इस फैक्ट्री में वह दवा बनती ही नहीं थी? गोदाम तो उसने पूरा खंगाल लिया था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ऑफिस एरिया में मिलने की पॉसिबिलिटी और भी कम थी। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो देख लेना चाहिए। आभा फैक्ट्री से निकलकर पास की 5 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में घुसी। सीधा मैन दरवाजे से जाने की बजाय उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाई और अंदर पहुंची। अब वह एक एक मंजिल खंगालने लगी। पहली 3 मंजिलों पर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिस थे, जहां सिर्फ दफ्तर का सामान और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। फैक्ट्री के डायरेक्टर और सीनियर स्टाफ के ऑफिस चौथी मंजिल पर थे। अब तक आभा का ताला तोड़ने का मन नहीं था, इसलिए उसने सीधे अपने अंदाज में दरवाजे तोड़ दिए। और जैसा उसने सोचा था, अफसरों के ऑफिस आम वर्कर की तुलना में बहुत ज्यादा लग्जरी थे। चाय की पत्तियां, ब्रांडेड सिगरेट, महंगी शराब, कुछ लोगों ने तो अपने ऑफिस में कैश तक रख छोड़ा था। आभा ने चाय, सिगरेट और शराब सब उठा ली, लेकिन कैश को छुआ तक नहीं। आखिर इस तबाही भरी दुनिया में कैश की वैल्यू एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स से भी कम थी। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन जिस स्पेशल दवाई को ढूंढ रही थी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट होकर उसने एक कुर्सी को जोर से ठोकर मारी, जो उसने कुछ देर पहले चीजें टटोलते हुए हिलाई थी। कुर्सी थोड़ा और सरकी, और तभी डेस्क के नीचे की जमीन का एक हिस्सा दिखा। फर्श की एक लकड़ी की पट्टी ढंग से सेट नहीं थी, जिससे नीचे कुछ झलक रहा था। आभा आगे बढ़ी, पट्टी हटाई और उसके नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट निकला। अंदर करीने से रखे हुए थे ढेर सारे दवाई के बॉक्स थे, बिल्कुल वही स्पेशल मेडिसिन जिसकी उसे तलाश थी। लगता है ये दवाई वाकई में गोल्ड से भी ज्यादा कीमती थी। फैक्ट्री डायरेक्टर ने खुद अपने ऑफिस में इतनी छुपा कर रखी थी। कौन जाने वो इसे चोरी छिपे बेचने वाला था या खुद के लिए जमा कर रहा था। ऐसे बड़े लोगों को अक्सर पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। खैर, अब ये सब आभा का था। उसने सारी दवाइयां अपने इन्वेंट्री स्पेस में स्टोर कर ली और खिड़की से उसी रास्ते लौटने के लिए बढ़ी। तभी उसने देखा कि बाहर से 3 लोग अंदर आ रहे थे। फटाफट वो फिर से अंदर छुप गई। भाई, ये फार्मा फैक्ट्री इतनी बड़ी है, सही दवाई मिलेगी क्या? उनमें से एक ने पूछा। इतनी बड़ी फैक्ट्री में सर्दी जुकाम और बुखार की दवाई तो पक्के से होगी, उनके लीडर हरीश ने जवाब दिया। एक एक चीज ध्यान से खंगालो। सिर्फ सर्दी जुकाम और बुखार की दवाई ढूंढनी है, समझे? लेकिन भाई, ये फ्लू पर वैसे भी काम नहीं कर रही। तू जानता क्या है? हरीश झुंझला गया। कितने लोगों को असली सिचुएशन का पता भी है, और जब तक इससे बेहतर कुछ नहीं मिलता तब तक यही दवाइयां जान बचाने के काम आएंगी। तो हम प्रोडक्शन एरिया में ढूंढें? और क्या क्या ऑफिस में बैठे बैठे दवाइयां मिलेंगी? तीनों सीधे फैक्ट्री के अंदर चले गए। उनके दूर जाते ही आभा खिड़की से बाहर कूदी और मेन गेट की ओर बढ़ गई। उधर फैक्ट्री के अंदर घुसते ही तीनों सन्न रह गए। पूरा फ्लोर खाली पड़ा था, मशीनों के अलावा कुछ भी नहीं। भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हरीश को यकीन नहीं हुआ। हर कोना छान मारो। मैं नहीं मानता कि एक भी दवाई ना बची हो। 1 घंटे की माथापच्ची के बाद तीनों वहीं मिले जहां से घुसे थे, खाली हाथ। गुस्से में हरीश ने अपनी केप जमीन पर पटक दी। साले, कौन सा कमीना पूरा स्टॉक उड़ा ले गया। कम से कम थोड़ा तो छोड़ देता कमाने के लिए। उधर आभा ने घड़ी देखी और सोचा कि रात होने से पहले रिसर्च सेंटर तक जाया जा सकता है। वो अपनी कार में बैठी और स्टोरेज स्पेस से एक गर्मागर्म सूपी मैगी और मटन रोल निकालकर खाने लगी। इतनी ठंड में हॉट एंड स्पाइसी मैगी मिल जाए, इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। मैगी खत्म करके वो मटन रोल खाने ही वाली थी कि अचानक दूर से एक भारी भरकम ट्रक उसकी ओर बढ़ता दिखा। आभा को अंदाजा नहीं था कि उसमें कितने लोग हैं और उनके पास क्या हथियार हैं। सीरियस सिचुएशन देखते हुए उसने रोल साइड में रखा, गाड़ी स्टार्ट की
और तेजी से दूसरी दिशा में निकल गई। अनजान खतरे से बचने का सबसे सही तरीका था डायरेक्ट एवॉइडेंस। आभा के ड्राइविंग स्किल्स टॉप थे। एक झटके में उसने गाड़ी मोड़ी और पूरी स्पीड में वहां से निकल गई। वैभव ने बस उसकी गाड़ी की एक झलक ही देखी थी कि वो पल भर में ओझल हो गई। ट्रक का ड्राइवर, जो उसकी गाड़ी को जाते देख रहा था, बड़बड़ाया, क्या गाड़ी थी यार, स्नो में भी फ्लैट आउट भाग रही थी, एकदम लग्जरी टैंक जैसा, महंगी तो होगी ही। चैप्टर 42। आभा ने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ ही मिनटों में वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर थी। वहां पहुंचते ही उसने गाड़ी को स्पेस में स्टोर किया और बिना वक्त गवाए अपने स्की बोर्ड्स पर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ गई। बर्फीली हवाओं को चीरते हुए उसने आखिरकार इंस्टीट्यूट के पास पहुंचकर खुद को छुपा लिया। उसकी नजरें सामने खड़े वैभव और उसकी गैंग पर थीं, जो अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे। अरे यार, ये बंदा यहाँ भी, उसने मन ही मन सोचा। जब वो सब अंदर दाखिल हो गए तो आभा ने दूसरी तरफ एक खिड़की से चुपचाप अंदर जाने का रास्ता बनाया। अंदर का माहौल फार्मा फैक्ट्री से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ लैब इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स रखे थे। शीशे की बोतलों में बंद केमिकल्स के नाम देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी हॉरर मूवी के सीन में आ गई हो। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन चीजों का मैं करूंगी क्या? घर सजाने के लिए थोड़ी न चाहिए। उसने गहरी सांस ली और बाकी लैब एक्सप्लोर करने का इरादा छोड़ दिया। वैभव और उसके लोग दूसरी तरफ क्या ढूंढ रहे थे, ये उसे नहीं पता था। लेकिन अगर उनके हाथ स्पेशल मेडिसिन लगी तो वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो बेहद सावधानी से उनके करीब जाने लगी, लेकिन तभी, कौन है वहां? वैभव की आवाज गूंजी और आभा के कदम ठिठक गए। अब जब पकड़ी ही गई थी तो छुपने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी सामने सिर्फ दो ही लोग थे। अगर मामला बिगड़ा तो वो निपटने के लिए तैयार थी। वो बेझिझक सामने आ गई। वैभव की नजरें उस पर जमी थी। उसकी आंखों में सवाल थे और चेहरे पर हल्की टेंशन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आई कैसे? आभा ने कंधे उचका दिए। जहां मन करेगा वहां जाऊंगी। तुम्हें रिपोर्ट देने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वैभव हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सतर्कता थी। ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। वो जिस हिस्से में खोजबीन कर रहे थे वहां भी वही लैब इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंटल दवाइयां पड़ी थीं, कोई काम की चीज नहीं। वैभव का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इतनी ठंड में इतनी दूर आकर कुछ भी हासिल न होना किसी को भी चिढ़ा सकता था, लेकिन आभा की मौजूदगी ने उसे और ज्यादा बेचैन कर दिया था। जब वो सोसाइटी से निकला था तब रास्ते में कोई नहीं था। बस एक मिलिट्री ग्रेड ऑफ रोड गाड़ी दिखी थी। और अब यहाँ अचानक आभा टपक पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी जरूरी चीज थी वो पहले ही समझ चुकी हो? वैभव की नजरें उस पर जमी थी, लेकिन आभा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिरकार वैभव रहा नहीं गया। आभा, तुमने रास्ते में कोई मिलिट्री ऑफ रोड गाड़ी देखी? नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आई? स्की करके। वैभव की आंखें संकरी हो गईं। अकेले? आभा ने उसे घूरा। बोल क्या रहे हो तुम? वैभव की नजर हल्की सी बदली, फिर वो थोड़ा नरम पड़ा। गलत मत समझना, मैं बस तेरा ध्यान रख रहा हूँ। तुम अकेली आई हो तो वापसी हमारे साथ कर लो। आभा की आवाज ठंडी थी। कोई जरूरत नहीं। वैभव ने उसकी बेरुखी को नजरअंदाज करते हुए पूछा, कुछ मिला यहाँ? आभा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम क्या सोचते हो? वैभव की आंखें संकी हो गईं। सामने आभा खड़ी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई बैग, कोई हथियार, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अकेली आई होगी। उसे पूरा शक था कि वह उसी आदमी के साथ थी जिसे उसने 2002 फीट के नाम से जाना था। बस दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने होंगे। वैभव ने जानबूझकर कहा, मैं पूर्व दिशा के कमरों में देखता हूँ। आभा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसे पहले से अंदाजा था कि आभा मना कर देगी। वह उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, यह साफ दिख रहा था। आभा ने कोल्ड आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वैभव ने अपने साथी ड्राइवर की ओर एक इशारा किया और फिर आगे बढ़ गया। अगर आभा वाकई 2002 फीट के आदमी के साथ थी और वे अलग अलग रास्ते से अंदर आए थे, तो यह बेवकूफी होती कि वह और उसके साथी एक ही दिशा में रहते। वैभव धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी नजरें चारों ओर सतर्कता से घूम रही थी। उसे डर था कि कहीं 2002 फीट का आदमी अचानक हमला न कर दे। अभी वैभव आधे रास्ते ही पहुंचा था कि एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। यह उसके साथी की आवाज थी। वैभव कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर आगे बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि शायद आभा के साथी ने ड्राइवर पर हमला कर दिया होगा ताकि वह उसे फंसाने के लिए वापस लौटे। लेकिन असलियत उससे काफी अलग थी। आभा ने कभी नहीं सोचा था कि वह जिस इलाके में रहती थी वहां की बाकी बिल्डिंग्स में भी लोग उसे पहचानते होंगे। जिस ड्राइवर पर हमला हुआ था वह 7वीं बिल्डिंग का किराएदार था और वैभव के साथ उसी कंपनी में काम करता था। उसका नाम राकेश था। जब राकेश ने सुना कि वैभव और आभा की बातचीत में आभा का नाम आया
तो उसके मन में बुरी नियत आ गई। उसने सोचा कि जब आभा असावधान होगी तब उस पर हमला कर देगा, लेकिन आभा के सामने उसकी कोई चाल नहीं चली। एक ही झटके में आभा ने उसे पलटकर ऐसा वार किया कि उसकी एक बाजू टूट गई। आभा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो, राकेश दर्द से तड़पते हुए गिड़गिड़ाया। आभा ने उसकी टूटी हुई बाह को अपने घुटने से दबाया और कॉलेज टोन में कहा, जाने दूं? ठीक है, लेकिन यह तुम्हारे जवाबों पर डिपेंड करेगा। राकेश तुरंत बोला, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। आभा को इस तरह के लोग खूब मिले थे जो हालात के हिसाब से पलटने में माहिर होते हैं। अगर ऐसे लोगों पर जरा भी दया दिखाई जाए तो वे पलटकर हमला करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जब मौत सामने दिखे तो वे सच बोल देते हैं। तुम वैभव के साथ कितने समय से काम कर रहे हो? आभा ने पूछा। काफी समय से। हम एक ही कंपनी में काम करते थे और एक ही कॉलोनी में रहते थे, इसलिए करीब आ गए। तुमने उसके लिए क्या क्या किया है? राकेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैभव की पोजीशन कंपनी में बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ा बहुत पावर था। वह उस पावर का इस्तेमाल कर कंपनी से सामान चोरी करके मुझे बाहर भिजवाने के लिए कहता था। मैंने कई बार कस्टमर और सप्लायर्स तक उसके लिए गिफ्ट्स पहुंचाए हैं, यहाँ तक कि कुछ कॉम्पिटिशन को फंसाने में भी मदद की है। और मुझे तुम्हारी पुरानी बातें नहीं सुननी, मैं सिर्फ पिछले 3 महीनों की जानकारी चाहती हूँ। राकेश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या कहा जाए और क्या छुपाया जाए। अगर वह कुछ गैर जरूरी बातें बताकर मामला टाल दे तो हो सकता है कि जब तक वैभव वापस आए तब तक वह बच जाए। अगर दोनों आदमी मिलकर हमला करें तो क्या वे इस औरत को नहीं संभाल सकते? लेकिन आभा ने उसकी चालाकी भांप ली। शायद तुम्हें अभी भी दर्द कम हो रहा है। कहते ही आभा ने अपनी त्रिकोणी तलवार निकाली और राकेश की जांघ में गहरी चोट मार दी। साथ ही उसकी गर्दन पर पड़ी स्कार्फ को उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। राकेश की चीखें अंदर ही घुट गईं। वह छटपटाने लगा, लेकिन आभा का पैर इतनी मजबूती से उसके ऊपर था कि वह हिल भी नहीं पाया। यह औरत, यह तो शैतान थी। जिसने भी कहा था कि वह एक औरत है और ज्यादा क्रूर नहीं हो सकती, वह सब बकवास था। चैप्टर 43। समय तेजी से बीत रहा था। आभा ने राकेश के मुंह से स्कार्फ खींच लिया। इस बार बिना किसी सवाल के ही राकेश ने सब कुछ उगल दिया। यूनिवर्सिटी लॉकडाउन के बाद से उसने वैभव के लिए जो जो किया था सब एक एक करके बता दिया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं जो जानता था सब बता दिया, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आभा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखा, फिर शांत आवाज में बोली, ठीक है, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। इतना कहकर उसने राकेश को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। उधर वैभव ने पूरे ईस्ट साइड की तलाशी ले ली, मगर कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। वहां न तो कोई और था, न ही कोई ठोस सुराग। क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? क्या सच में आभा अकेली आई थी? अगर हाँ तो यही सही मौका था। यही सोचकर वैभव वापस मुड़ा। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा जहां वे अलग हुए थे तो वहां न तो आभा थी और न ही राकेश। उसने कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक अनजानी बेचैनी उसके अंदर पनपने लगी। वह अभी इधर उधर देखने ही वाला था कि तभी बाहर किसी वाहन के स्टार्ट होने की आवाज गूंजी। तेज कदमों से बाहर पहुंचकर उसने देखा जिस ट्रक में वे आए थे वह अब धुएं की एक लकीर छोड़ते हुए दूर जा चुका था। गुस्से से आग बबूला होकर उसने पास की दीवार पर जोरदार लात मारी और बड़बड़ाने लगा, लेकिन बदले में बस अपने ऊपर बर्फ गिरा ली और कुछ नहीं बदला। कुछ दूरी पर एक बंद दरवाजे के पीछे राकेश एक कुर्सी से बंधा पड़ा था, उसका खुद का स्कार्फ उसके ही मुंह में ठूंसा हुआ। हालत इतनी खराब कि सांस भी मुश्किल से चल रही थी। वैभव की आवाज सुनकर उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की ताकि किसी तरह उसका ध्यान खींच सके, लेकिन ठंड और चोटों ने उसकी ताकत पूरी तरह से छीन ली थी। उसके हल्के से कराने की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। आभा ने उसे जीने का एक मौका दिया था, लेकिन अब उसकी तकदीर उसी की किस्मत के हाथ में थी। अगर वैभव उसे ढूंढ लेता तो ठीक, अगर नहीं तो इसका मतलब यही था कि नियति ने उसके लिए यही लिखा था। आखिर आभा ने तो अब तक कोई हथियार तक नहीं उठाया था और ये पहले से ही उसके खिलाफ साजिश बुन रहा था। हाँ, अपनी मौत को खुद ही न्योता दे दिया इसने। अब जब ट्रक जा चुका था तो वैभव को किसी और तरह से यहाँ से निकलने का तरीका खोजना था। अगर रात होते होते वह यहाँ से न निकला तो यह ठंड ही उसकी जान ले लेगी। उसने इधर उधर पड़ा सामान टटोलना शुरू किया ताकि कुछ ऐसा मिले जिससे वह खुद के लिए एक टेम्पररी स्लेज बना सके। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। 2 पल के लिए वह रुका, गौर से देखा, फिर जैसे कुछ भी न हुआ हो वैसे ही अपने काम में लग गया। उसे अंदाजा हो चुका था कि यहाँ क्या घटित हुआ होगा, पर इस वक्त उसके पास किसी और के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी चीज थी खुद को बचाना। राकेश के पास बचने का एक और मौका आया था, लेकिन वह भी हाथ से निकल गया। इस बार गलती पूरी तरह से उसी की थी, उसने गलत इंसान का साथ चुना था।
रात के 8 बज चुके थे जब आभा वापस लौटी। पूरा दिन इसी में गुजर गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद उसने राकेश के दिए गए सिग्नल के आधार पर कटारा रेसिडेंशियल एरिया के पास वाले पार्क में जाकर वैभव का छिपाया हुआ स्टॉक ढूंढ निकाला। खाने पीने का सामान, मिनरल वाटर, स्नैक्स, फ्रोजन मीट, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरे और कुछ जरूरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। राकेश ने सिर्फ एरिया का नाम बताया था, सटीक लोकेशन नहीं। वैभव की सोच को समझते हुए यह साफ था कि उसके अलावा कोई और इसकी असली लोकेशन नहीं जानता था। आभा को यह सब खोजने में लगभग 1 घंटा लग गया, लेकिन शुक्र है कि कभी जो फीलिंग्स उसने वैभव के लिए महसूस की थी, उनके चलते उसने उसकी आदतों और पसंद नापसंद को पहले ही समझ लिया था। अब वही पुरानी बातें उसके काम आ गईं। कम से कम उसकी फीलिंग्स पूरी तरह बेकार नहीं गईं। उसने सोचा था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का सफर बेकार जाएगा, लेकिन अंत में वह वैभव से एक शानदार लूट छीन लाई थी। ट्रक और सारा सामान सब अब उसी का था। आभा ने इसकी उतारी और थकी हुई सांस लेते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अभी वह बस अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे नीचे कुसुम आंटी खड़ी दिखी। आभा, तुमसे कुछ बात करनी है। उनका लहजा पहले जैसा नहीं था। जहां कुछ देर पहले तक उनके शब्दों में सख्ती थी, अब वही आवाज नरम और गिड़गिड़ाती हुई लग रही थी। आभा ने एक उड़ती नजर डाली, फिर नजरें फेर ली। उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ते रहे। हमारे बीच अब कोई बात बाकी नहीं। कुसुम आंटी ने देखा कि वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है, तो झट से उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां आभा की कलाई तक पहुंचती, आभा ने बिजली की फुर्ती से एक झटके में उसे पीछे धकेल दिया और देखते ही देखते एक जोरदार किक उसके पेट पर दे मारी। कुसुम आंटी एक कराह के साथ पीछे की ओर लुढ़क गई, उसकी पीठ जोर से दीवार से जा टकराई। आभा ने हमेशा से अपनी सीमाएं तय कर रखी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तय की हुई दूरी को पार करे, और अगर कोई ऐसा करता तो उसे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता। कुसुम आंटी के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकली। वह अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह कराहते हुए वहीं बैठ गई। आभा ने उन पर एक बार भी नजर नहीं डाली। उसकी चप्पलों की हल्की आवाज सीढ़ियों पर गूंजती रही, लेकिन कुसुम आंटी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। 2 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि पेट में उठते दर्द ने उसे फिर से जकड़ लिया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वह घुटनों के बल बैठ गई। आभा, मेरा पोता बहुत बीमार है। उसकी आवाज में दर्द था। अगर तुम दवाई दे दो तो। मेरे पास एक बहुत कीमती पेंटिंग है, उसे तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ। आभा के कदम एक पल को रुके। यह देख कुसुम आंटी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। वह खुद को संभालते हुए और ऊपर चढ़ने लगी। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम किसी को यूं मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन जवाब में आभा के होठों पर हल्की हंसी आई, जो ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। आपको यह किसने बताया? कुसुम आंटी का चेहरा पल भर के लिए दंग पड़ गया। क्या? किसने आपको बताया कि मैं दवाई के बदले में पेंटिंग लूंगी? कुसुम आंटी की आंखें झपकी। वह हकलाते हुए बोली, किसी ने नहीं। हमारे पास सबसे कीमती चीज यही है। इसमें गलत क्या है? लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर उसकी पोल खोल चुका था। वह झूठ बोल रही थी। आभा को जवाब मिल चुका था, लेकिन वह सिर्फ कंफर्म कर रही थी। बिना कुछ कहे उसने फिर से ऊपर की ओर कदम बढ़ा दिए। रुको आभा, कुसुम आंटी अचानक घबराई हुई आवाज में बोली। तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर की औरत ने बताया था। प्लीज मेरे पोते की मदद कर दो। वह भी तो बच्चा ही है। तुमने उस औरत के बच्चे की मदद की, मेरे पोते की भी कर दो। आभा के कदम फिर से थमे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ बच्चे सिर्फ बच्चे होते हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। और कुछ छोटे शैतान। यह सुनकर कुसुम आंटी के चेहरे की रंगत उड़ गई। हाँ, उसका पोता सिर्फ 8-9 साल का था, लेकिन उसकी करतूतें, वह किसी मासूम बच्चे की नहीं थी। एक प्रेग्नेंट औरत को सीढ़ियों से धक्का देना, क्या यह कोई बच्चा करता? 2 साल के बच्चे को सोसाइटी के गंदगी के डिब्बे में बंद कर देना, क्या यह मासूमियत थी? और यह तो सिर्फ वे चीजें थीं जो आभा जानती थी। कौन जाने उसने और क्या क्या किया था। हर बार जब वह लिफ्ट में मिलता तो बेहुदा इशारे करता, गंदे कमेंट्स पास करता। आभा को उससे हमेशा से नफरत थी। अब उसकी मदद करने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ, उसके पास दवाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी आकर उससे मांग सकता था। कुसुम आंटी को अपने पोते की सच्चाई अच्छे से पता थी। आभा ने पहले भी उस लड़के को डांटा था, लेकिन तब कुसुम आंटी खुद उसके घर आकर उसे बुराबला कहकर चली गई थी। अब वही औरत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। कुसुम आंटी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसे ठीक से नहीं सिखा पाई। जो भी हुआ मेरी ही गलती थी। लेकिन तुम तो बड़ी हो, दिल से बड़ी। सब भुला दो। मैंने तुम्हारे घर वालों की भी कितनी बार मदद की है। तुम इतनी बेरुखी मत दिखाओ।
तुम्हें पेंटिंग नहीं चाहिए तो सोने की चेन, चांदी के कड़े, जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आभा की आंखों में कोई नरमी नहीं आई। उसकी आवाज अब भी वैसी ही ठंडी थी। आपने मदद की थी सीमा की, शिरीन की। जब पहली बार घरों की जरूरतें लिखी जा रही थी मैंने भी अपना नाम दिया था, लेकिन आपको मेरी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरी बेरुखी थी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैं आपका एहसान मानूं? चैप्टर 44। कुसुम आंटी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब कुछ लोग उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें आधी चीजें दी, लेकिन कीमत दोगुनी वसूल ली। जो लोग खुद उनके पास नहीं आए, जैसे आभा, जिसे उन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो कुसुम आंटी ने उन्हें कुछ भी देने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन अब कुसुम आंटी सीधे सीधे सच्चाई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी, तो बहाना बना लिया। मैं तुम्हें कॉल करके बुलाने ही वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरा फोन खराब हो गया था और सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए थे। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे सकती हूँ, डबल मुआवजे के साथ। आभा ने रूखे अंदाज में कहा, अब देर हो चुकी है। हर गलती माफी के लायक नहीं होती और हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। पहले शायद आभा इसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब जब वह मौत को करीब से देख चुकी थी तो उसके लिए सबसे बड़ी दया यही थी कि उसने उन्हें उसी पल खत्म नहीं कर दिया। उससे कोई उम्मीद रखना बेकार था। 20वीं मंजिल पर पहुंचते ही जैसे ही आभा ने दरवाजा खोला, कुकू उस पर कूद पड़ा। मुलायम फर वाले सिर ने उसकी टांगों से लिपटते हुए हल्की सिसकियां भरी। पूरा दिन अकेले बंद रहने के बाद उसे लगा था कि आभा वापस नहीं आएगी। आभा ने कुकू को गोद में उठाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुमने अच्छा बिहेव किया, रात के खाने में तुम्हें एक्स्ट्रा चिकन मिलेगा। कुकू ने खुशी से भौंक कर अपनी सहमति जताई। 1 घंटे बाद आभा ने कुकू के लिए आधा कटोरा चिकन डाला और बाकी का चिकन और 2 और डिशेस पैक करके 2002 नंबर फ्लैट पर गई। वेदांत ने उसके हाथ में खाना देखा, पर उसके एक्सप्रेशन वैसे ही शांत थे। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं थी। आभा ने पैकेट आगे बढ़ाया। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। 2 और डिनर, कल दोपहर और रात का खाना, इसके बाद हम बराबर। वेदांत ने सिर हिलाया और खाना ले लिया। जैसे ही आभा मुड़ी, वेदांत ने कहा, अगली बार जब तुम बाहर जाओगी तो मैं कुकू का ध्यान रख सकता हूँ। आभा को साफ दिख रहा था कि वेदांत को कुकू में दिलचस्पी थी। वो वाली दिलचस्पी नहीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, बल्कि किसी ऐसे की जिसने अपनी जैसी सोच वाला कोई और खोज लिया हो। पर फिर भी वेदांत उसे अब तक एक पहेली लगता था। जब तक वह पूरी तरह उसे समझ न ले, कुकू को उसके भरोसे छोड़ने का सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसने एक हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू कह दिया। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद आभा ने जल्दी नहाकर बिस्तर पकड़ लिया। कंबल में घुसकर उसने तरुण को मैसेज किया और मिलने की जगह डिस्कस करने लगी। आज जब वह बाहर गई थी तो उसने आसपास का इलाका अच्छे से देख लिया था और एक सही जगह खोजी थी। पहले वहाँ एक ब्यूटी क्लिनिक हुआ करता था। 3 मंजिला इमारत अब बर्फ से ढकी हुई थी, सिर्फ सबसे ऊपर की मंजिल ही बाहर दिख रही थी। जगह खुली थी, हर तरफ विजिबिलिटी थी और अगर कोई गड़बड़ होती तो भागने के लिए कई रास्ते मौजूद थे। आभा ने ये लोकेशन तरुण को भेजी, यह सोचते हुए कि वह थोड़ा समय लेगा इसे एक्सेप्ट करने से पहले। कम से कम तरुण यह तो चेक करना चाहिए था कि वह जगह उसके लिए सेफ है या नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने बिना झिझके तुरंत हाँ कह दिया। अब जब लोकेशन फिक्स हो गई थी, उन्होंने मिलने का टाइम अगले दिन दोपहर में रखा। सब कुछ तय करने के बाद आभा ने फोन साइड में रखा और सो गई। कुकू के आने के बाद से उसकी नींद बहुत बेहतर हो गई थी। अगर जरा सा भी हलचल होती तो कुकू उसे तुरंत जगा देता, जैसे चलता फिरता सिक्योरिटी अलार्म। रात के करीब 1 बजे कुकू अचानक भौंका। आभा झटके से उठी और बाहर की आवाजें सुनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज नीचे से आ रही हो, एक औरत की रोने चीखने की आवाज। कुकू ने भी कान खड़े किए और ध्यान से सुना। जब उसे एहसास हुआ कि यह हलचल उनके लिए खतरा नहीं थी तो वह फिर से बैठ गया। अलार्म बंद हुआ और आभा ने करवट बदल ली। नीचे से आती आवाजें अब और तेज होने लगी। वैसे तो उनके अपार्टमेंट की साउंड प्रूफिंग काफी अच्छी थी। आमतौर पर ऊपर की आवाजें नीचे सुनाई देती थी, लेकिन नीचे की आवाजें ऊपर नहीं आती थी। मगर आज रात कुछ अलग था, यानी नीचे कुछ बड़ा कांड हुआ था। और इस दुनिया में बड़ा कांड सिर्फ 2 चीजों का होता था, जिंदगी या मौत। लेकिन दूसरों की जिंदगी और मौत से आभा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, खासकर जब वही लोग कभी उसके घर के शीशे तोड़ने की कोशिश कर चुके थे। आभा अभी ठीक से सो भी नहीं पाई थी कि बिल्डिंग के गेट पर किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। भारी घबराए हुए दस्तकें और साथ में किसी आदमी की दबीबी सी चीखें। शायद नीचे का ही कोई आदमी था जो अपनी बीवी को बचाने की भीख मांग रहा था। आभा ने बस करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। बाहर की आवाजें करीब आधे घंटे तक चलती रहीं, फिर सब शांत हो गया। अगली दोपहर आभा ने जल्दी खाना खा लिया, वेदांत को बताया कि वह बाहर जा रही है और निकल पड़ी। कुकू हमेशा की तरह घर की रखवाली के लिए लॉक था। तरुण से उसकी मीटिंग दोपहर 12 बजे तय थी।
वह 15 मिनट पहले ही पहुंच गई। चारों तरफ एक नजर दौड़ाई जब तक पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो गई कि सब सेफ है। अंदर नहीं गई। ठीक 12 बजे तरुण आ गया। वह अकेला था, एक मोटी हरे रंग की मिलिट्री जैकेट पहने, सिर पर भेड़ की ऊन वाली टोपी लगाए, बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। वही तरुण जो कभी शार्प सूट्स पहनकर बालों में जेल लगाकर घूमता था। अब उसके कपड़े थोड़े पुराने लग रहे थे, मगर अब इन बातों से फर्क किसे पड़ता था। इस दौर में सिर्फ गर्म रहने की टेंशन थी, स्टाइल की नहीं। फिर भी जब तरुण की नजर आभा पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, अभी भी वही टशन। बात थोड़ी ओवर थी, लेकिन सच कहें तो आभा अब भी सबसे अलग लग रही थी। उसने अंदर थर्मल वियर पहना था, ऊपर से विंडप्रूफ जैकेट और मोटी डाउ जैकेट डाली थी, और पैरों में मजबूत स्नो बूट्स थे। लेकिन असली बात उसके लुक्स की नहीं, उसकी वाइब्स की थी। एक ठहराव, एक कॉन्फिडेंस जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। चापलूसी बंद करो, काम की बात करो, आभा ने अपने जैकेट की जेब से 2 छोटी दवाई की डिब्बियां निकालते हुए कहा। तरुण ने हल्की हंसी के साथ अपनी मिलिट्री जैकेट से एक काला बैग निकाला। डील पहले से तय थी, 1 गोली के बदले 3 किलो मांस या 5 किलो सब्जियां। लेकिन बैग में कुछ अलग ही था। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, तरुण ने कहा। आपने मुझ पर भरोसा किया, उसके लिए थैंक्स। सच कहूं तो मुझे लगा था कि आप इतनी जल्दी हाँ नहीं करोगी। बाकी सामान बाहर है, चाहिए तो आपके घर छोड़ दूंगा। बोलते हुए तरुण ने बैग खोला। अंदर एक खूबसूरत सफेद लोमड़ी की खाल थी, एकदम बर्फ की तरह सफेद, इतनी परफेक्ट कि दूर से असली बर्फ जैसी दिखती। ये मैंने किसी से एक्सचेंज में लिया, तरुण बोला। लड़कियों को फर वाले कपड़े पसंद होते हैं ना। पूरी जैकेट तो नहीं बनेगी, लेकिन इससे ग्लव्स, स्कार्फ या कैप तो बन ही जाएगी। गर्म रखेगी। अगर संजना यहाँ होती तो खुशी से पागल हो जाती। उसे फर वाले कपड़ों का बहुत क्रेज था, मगर आभा वैसी लड़कियों में से नहीं थी। उसे फर, ब्रांडेड कपड़े या महंगे एक्सेसरीज में इंटरेस्ट नहीं था। उसे बाइकिंग और एडवेंचर पसंद था। फिर भी तरुण ने जो गिफ्ट दिया था वह दिल से दिया था, इसलिए आभा ने उसे रख लिया। थैंक यू, अब चलो सामान चेक करते हैं और एक्सचेंज फाइनल करते हैं। तरुण ने सिर हिलाया। हाँ चलो। दोनों बाहर निकले और तरुण के स्टैश की तरफ बढ़ने लगे। अचानक आगे से किसी के लड़ने झगड़ने की तेज आवाजें आने लगी। चैप्टर 45। तरुण का चेहरा एकदम बदल गया और उसने आभा की तरफ देखे बिना ही तेजी से भागना शुरू कर दिया। कुछ 100 किलो सामान, न ज्यादा न कम, लेकिन इतना तो था कि किसी की नजर पड़ ही जाए। लूटपाट से बचने के लिए तरुण ने 2 और लोगों को साथ लाया था और एक सुनसान रास्ता चुना था। फिर भी वे निशाने पर आ ही गए। तरुण के दोनों साथी जमीन पर गिरा दिए गए थे और 4-5 लोग उन्हें बेरहमी से पीट रहे थे, जबकि 3 और लोग गाड़ी से सामान उतार रहे थे। तरुण बिना सोचे समझे उन बदमाशों से भिड़ गया जो उसके साथियों को मार रहे थे। अच्छी बात यह थी कि उसके साथियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। लूटपाट करने वालों ने देखा कि तरुण अपने साथियों को बचाने में लगा है, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए सामान उठाते रहे। उन्हें लगा कि आज का दिन उनके लिए भारी मुनाफे का है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की आई और 2 झटकों में ही उन्हें गाड़ी से नीचे गिरा दिया। गाड़ी में अभी भी एक आदमी था जिसने हाथ में मीट का टुकड़ा पकड़ रखा था। उसने देखा कि आभा उसे घूर रही है, तो झट से मीट अपनी जैकेट में ठूंस लिया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया, क्योंकि आभा ने फुर्ती से उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हारी जान चाहिए या मीट? आभा की आवाज में ठंडापन था। वह आदमी घबराया, लेकिन फिर भी मीट को और कसकर पकड़ लिया और गुस्से में आकर आभा पर हमला कर दिया। पीछे से वे दोनों लोग जिन्हें आभा ने गिराया था फिर से उठ चुके थे। अब तीनों ने मिलकर आभा को घेर लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे सभी जमीन पर पड़े करा रहे थे। दूसरी तरफ तरुण और उसके साथी बुरी हालत में थे। भले ही तरुण शामिल हो गया था, लेकिन वे 3 लोग 5 के मुकाबले कमजोर पड़ रहे थे। तरुण की टोपी न जाने कहाँ गिर गई थी, उसका चेहरा चोट से लाल था और 2 बदमाश उसकी मोटी मिलिट्री जैकेट उतारने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर आभा ने अपनी त्रिशूल ब्लेड निकाली और उस आदमी की टांग पर मार दी जो तरुण के सिर पर लात मारने वाला था। चाकू लगते ही खून बहने लगा। वह आदमी दर्द से चीखते हुए नीचे गिर गया। बाकी बदमाश आभा के खूनी ब्लेड को देखकर एकदम सहम गए। तरुण और उसके साथी किसी तरह खड़े हुए। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ, वरना मुझसे टकराने के लिए तैयार रहो, आभा की आवाज में सख्ती थी। बदमाशों ने उसकी ब्लेड से टपकते खून को देखा और उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे धीरे धीरे अपने घायल साथी को उठाकर पीछे हटने लगे। रुको, आभा की आवाज गूंजी। उसकी तलवार उस आदमी की तरफ इशारा कर रही थी जो मीट लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। सामान नीचे रखो। वह आदमी गुस्से से भरा था, लेकिन आखिरकार उसने मीट जैकेट से निकालकर जमीन पर रख दिया। जब बदमाश भाग गए तब तरुण ने अपनी टोपी उठाई और आभा की तरफ कृतज्ञता से देखा। मिस आभा, अगर आप आज नहीं होती तो हमारा क्या हाल होता, सोच भी नहीं सकता। तुम ठीक हो? आभा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तरुण ने सिर हिलाया।
हाँ, बस हल्की फुल्की चोटें हैं। आदमी की चमड़ी मोटी होती है। आभा ने जमीन पर बिखरी सब्जियों और मीट की हालत देखी और आईब्रो सिकोड़ी। यह देखते ही तरुण जल्दी से बोला, सॉरी मिस आभा, अगर चाहो तो आज की डील कैंसिल कर सकते हैं। लड़ाई के दौरान काफी सारा सामान गंदा हो चुका था, कुछ चीजें तो पैरों के नीचे आ गई थी। पहले के जमाने में ये सीधा कचरे में जाता, लेकिन आजकल लोग जो भी खाने को मिल जाए उसी में खुश रहते थे। कोई भी इतनी नखरीली सोच नहीं रख सकता था। सिर्फ अमीर लोग ही ताजी सब्जियां और मीट खरीद सकते थे। तरुण को लगा कि आभा भी वैसी ही है, जिसे गंदा हुआ खाना पसंद नहीं आएगा। लेकिन आभा ने बस कहा, इसमें मेरी भी गलती है। थोड़ा सोचकर उसने आगे कहा, ऐसा करते हैं, मैं सारा सामान ले लेती हूँ, लेकिन डील की आधी रकम ही दूंगी। ठीक रहेगा। तरुण को यकीन नहीं था कि आभा अभी भी उससे दवाई का बॉक्स एक्सचेंज करने को तैयार होगी। वह झट से बोला, कमाल है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग इस दवाई का इंतजार कर रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए। उसने दूसरों से सामान लिया था, अगर वह दवाई लेकर नहीं लौटा तो उसे खुद ही इस मुसीबत का हल निकालना पड़ता। अगर उसके पास एक्स्ट्रा दवाई होती तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास भी बहुत कम बची थी। वो अमीर लोग इतने आसान नहीं होते, उनसे पंगा लेना मतलब आफत मोल लेना। ज्यादातर सामान उस अफरातफरी में बर्बाद हो गया था, फिर भी आभा उसे एक बॉक्स दवाई देने को तैयार थी। उसे लगा कि आभा से कनेक्शन बनाना सच में बहुत समझदारी का काम था। मिस आभा, चाहो तो मैं आपका सामान घर तक छोड़ आऊं? कटारा कॉलोनी अभी भी दूर है, मुझे डर है कि अकेले जाना सेफ नहीं होगा। ये कहने के बाद तरुण को याद आया कि कैसे आभा ने अकेले ही पूरी गैंग की धुलाई कर दी थी, और उसे खुद पर थोड़ा शर्म आने लगा। वो 3 आदमी मिलकर भी उस लड़की जितना कुछ नहीं कर पाए थे, उल्टा उसी ने उनकी जान बचाई। आभा ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, तुम लोग निकलो। तरुण और उसके साथी चले गए तो आभा ने जल्दी से सारा मीट और सब्जियां अपनी स्पेस में स्टोर कर ली और घर की ओर बढ़ी। उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अब भी सिंपल और मितव्ययी रहने में विश्वास रखती थी। जो सब्जियां कुचली गई थी वो भी किसी दिन काम आ सकती थी, और मीट बस अच्छे से धो लो और खाया जा सकता है, लेकिन वो खुद नहीं खाएगी। वापसी का रास्ता सही सलामत कट गया, शायद इसलिए कि हाल ही में बहुत से लोग बुरी तरह बीमार पड़ गए थे और घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं बचे थे। आभा अपने अपार्टमेंट के पास पहुंची और दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर दाखिल हुई, और सामने ही कुसुम आंटी और उनके पति खड़े थे। दोनों रास्ता रोके खड़े थे, एक के हाथ में किचन का चाकू था और दूसरे के हाथ में फ्रूट नाइफ। उनके चेहरे से ही गुस्सा टपक रहा था। आभा, कुसुम आंटी ने तीखे टोन में कहा, हमने तुझसे कितनी बार मदद मांगी पर तूने मना कर दिया। आज अगर दवाई नहीं दी तो ऊपर नहीं जाने देंगे। आभा ने पहली बार कुसुम आंटी के पति को इतने करीब से देखा था। छोटे करके, अपनी बीवी से भी नाटे और आधा गंजा सिर। उनकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा कुसुम आंटी ही लीड करती थी, और आज भी वही हो रहा था। कुसुम आंटी ने चाकू उसकी ओर तान रखा था, जबकि उसके पति उनके पीछे खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे जबरदस्ती भेजे गए हों। आभा ने कोल्ड आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने पोते से इतना प्यार करती हो? क्या वाकई उसकी फिक्र है तुम्हें? ये कोई पूछने की बात है, कुसुम आंटी ने चाकू थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। अगर अपनी जान बचानी है तो दवाई निकाल। आभा ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर तुम अपने पोते से इतना ही प्यार करती तो तुम बाकी लोगों के घर जाकर पूछती कि उनके पास दवाई है या नहीं, और कोई एक्सचेंज करने को तैयार है या नहीं। लेकिन नहीं, तुम यही मुझसे लड़ने में लगी हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दिखाता है कि तुम्हारे लिए मुझसे बदला लेना अपने पोते की जान बचाने से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें सच में उसकी चिंता होती तो तुम ये बेवकूफी बार बार नहीं दोहराती। ऐसा नहीं है, कुसुम आंटी चिल्लाई। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा सामान है इस बिल्डिंग में, जरूर तुम्हारे पास दवाई होगी, बाकी लोगों के पास नहीं भी हो सकती। आभा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ज्यादा सामान है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दवाई भी होगी। किसने तुम्हें ये बकवास समझा दी? मेरे पास सामान है तो क्या तुम्हारे पास कम है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने तब कितना कुछ जमा कर रखा था। संभल जाओ, वरना जो बचा है वो भी गवा बैठोगी। लेकिन कुसुम आंटी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उनके दिमाग में बस वही घुमा जा रहा था जो बाकी लोगों ने उन्हें बताया था, कि आभा के पास दवाई थी लेकिन वह देने को तैयार नहीं थी। वह ऊपर के पड़ोसियों की मदद कर सकती थी, लेकिन उनके पोते की नहीं। आभा इस सोसाइटी के लिए एक खतरा थी। अगर आभा जिंदा रही तो बाकी लोग नहीं बचेंगे। चैप्टर 46। कुसुम पागलों की तरह चाकू लेकर आभा पर झपटी। आभा ने आसानी से खुद को बचा लिया। एक बार असफल होने के बाद कुसुम ने दोबारा कोशिश की। पूरी जिद के साथ वह फिर आभा की ओर दौड़ी। इस बार आभा नहीं हटी। उसने कुसुम की कलाई पकड़कर हल्के से मरोड़ दी, टक की आवाज आई और उसकी हड्डी टूट गई और चाकू नीचे गिर गया।
कुसुम अपनी टूटी कलाई पकड़कर दर्द से करा उठी, ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन उसकी जुबान अब भी चल रही थी। वह आभा के पूर्वजों को कोसने लगी। आभा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस लड़की ने अपने पिता यशवर्धन को महत्व नहीं दिया, उसे पूर्वजों की परवाह क्यों होती? लेकिन जब कुसुम ने उसकी माँ के बारे में अपशब्द कहे, तो आभा इसे सहन नहीं कर पाई। उसने एक जोरदार किक मारी, सीधा कुसुम के मुंह पर। 2-3 दांत वहीं गिर पड़े। अगर तुम्हें अपनी जुबान इतनी प्यारी नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसे निकालने में, आभा ने पूरी शांति से कहा। फिर उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठा लिया। अब कुसुम के चेहरे का रंग उड़ गया। डर उसके भीतर घर कर गया। उसने घबराकर अपने पति की ओर देखा और चिल्लाई, तुम यहाँ खड़े खड़े देख रहे हो? क्या मेरा अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रहे हो? उसका पति पहले ही आभा की हरकतों से कांप रहा था। हाथ में चाकू था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़े। यह देखकर कुसुम गुस्से से बौखला गई। मरने की नौबत आ गई थी और उसका पति किसी कायर की तरह खड़ा था, कुछ करने की बजाय बस सहमा हुआ था। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गई और सीढ़ियों पर ऐसे पसर गई जैसे कोई मरी हुई बिल्ली हो। आभा उसके पास झुकी, उसकी ओर ऊपर से नीचे तक देखा और चेहरे के सामने चाकू घुमाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। मौत तो तुम्हारा छुटकारा होगी। अब तुम्हें असली दर्द और असली बेबसी का मतलब समझ आएगा। फिर उसने चाकू वहीं पटक दिया और ऊपर की ओर बढ़ गई। पहले जब लिफ्ट चलती थी तो 20वीं मंजिल पर रहना उसे अच्छा लगता था, शांति, बढ़िया नजारा, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अब जब लिफ्ट खराब थी, उसे एहसास हुआ कि 20वीं मंजिल बहुत ऊंची है। रास्ते में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। आभा, उस दिन तुम बिना बताए क्यों चली गई? मैं बहुत परेशान हो गया था, लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया होगा। आभा ने वैभव के नकली बनावटी चेहरे को देखा और उसका मन घृणा से भर उठा। वैभव, प्लीज अब नाटक बंद कर सकते हो, उसने कहा। वैभव की आंखों में एक पल के लिए कुछ भाव आया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से वही झूठी मासूमियत ओढ़ ली। मुझे पता है कि उस दिन तुमने किसी को मारकर गाड़ी चुराई, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस खुद को दोषी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने तुम पर ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम्हें अकेले खतरे में क्यों छोड़ दिया। आभा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी बेशर्मी से सफेद झूठ बोल सकता है। वह अपना नाटक जारी रखना चाहता था, लेकिन आभा को अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वैभव, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे पीछे क्या क्या किया? उसकी आवाज अब सख्त हो गई। क्या तुम यह सोचते हो कि मैं अंधी हूँ? मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे खिलाफ कितनी चालें चली। तुमने मुझे मैसेज भेजा, मुझसे अच्छी दोस्ती जताई, लेकिन असल में तुम्हारी नजर मेरे घर की संपत्ति पर थी। तुम अनिरुद्ध से मिले, उसे मेरी जानकारी दी ताकि वह मेरे घर पर हमला कर सके। तुमने इसी सोसाइटी के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया, मुझे बार बार उकसाने को कहा। और तुमने अनिरुद्ध को वह सीक्रेट कैमरा भी दिया, जिसे तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे दरवाजे पर लगवाया। और उस दिन जब हम बाहर गए थे, तुमने पहले श्योर किया कि मैं सच बोल रही हूँ और अकेले आई हूँ। फिर तुमने मेरी हत्या का पूरा षड्यंत्र बना लिया था, है ना? इतना कहते ही आभा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में सरकास्म था। अफसोस, मैं पहले ही वहां से निकल गई और तुम्हारी गाड़ी भी साथ ले गई। आभा की बात सुनकर आखिरकार वैभव के चेहरे का रंग बदल गया। सच कहे तो उसे आभा से गहरी नफरत थी। उस दिन जब वह आउटर इलाके से अपने खुद के बनाए स्की बोर्ड पर लौट कर आया, तो सबसे पहले पार्क जाकर यह देखने गया कि उसकी छुपाई हुई चीजें सही सलामत हैं या नहीं। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ गायब था। फिर जब उसे पता चला कि आभा बिना किसी परेशानी के सुरक्षित लौट आई है, तब उसे समझ आ गया, वह ड्राइवर को आभा ने ही मारा था, गाड़ी उसी ने हथिया ली थी और उसकी सारी जमा की हुई चीजें भी उसी ने ले ली थी। कई चीजें सहन की जा सकती थी, पर यह नहीं कि किसी ने उसकी हर एक चीज छीन ली हो। इस समय जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थी खाने पीने का सामान, और आभा ने उसकी यह जरूरत सीधी खत्म कर दी थी। वैभव ने अपने झूठे इमोशनल एक्सप्रेशन को हटा दिया और सरकास्टिक अंदाज में आभा को देखने लगा। तुम पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। पहले होती तो अब तक मेरे साथ होती, मेरे लिए दरवाजे खोल चुकी होती। तब मैंने तुम पर बस हल्की सी मेहरबानी क्या कर दी, तुम खुद को मेरी गर्लफ्रेंड समझने लगी, मेरे लिए सोचने लगी। अब अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई तुम्हारे अंदर? आभा ने उसे नजरअंदाज किया और सतर्क रही, वैभव की बातों से ज्यादा उसके इरादों को समझने के लिए। वैभव जैसा इंसान जो सामने कुछ और दिखाता है और अंदर कुछ और प्लान करता है, वही सबसे खतरनाक होता है। इसलिए उसे हर सेकंड इस बात का ध्यान रखना था कि वह अचानक हमला न कर दे। आभा, सच कहूं तो मुझे अभी वाली तुम ज्यादा पसंद आ रही हो। पहले नहीं थी, पर अब सच में हो। देखो, तुम्हारे पास सामान है और मेरे पास लोग हैं। अगर हम साथ मिल जाएं, तो पूरा कटारा कॉम्प्लेक्स हमारा होगा और किसी की चलने नहीं देंगे। आभा हल्के से हंसी, लेकिन सरकास्म से भरी हुई। सपने देखते रहो, मैं अपनी जिंदगी में तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली। वैभव भी हंस पड़ा और बोला, कहीं तुम अभी भी मुझसे प्यार तो नहीं करती? कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहीं नफरत भी होती है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आज भी इस बात की जलन है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था? और असल में यह नफरत सिर्फ प्यार का दूसरा रूप है। आभा को उसकी बात सुनकर इतनी घिनाई की लगा, अभी अभी जो खाया था वह भी बाहर आ जाएगा। वैभव, पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक घटिया इंसान हो, अब समझ आया कि तुम दिमाग से भी कमजोर हो। वैभव पर कोई असर नहीं हुआ, घटिया कह लो, बेवकूफ कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में अब न इंसाफ बचा है न दया। सिर्फ हम जैसे लोग ही सही से सरवाइव कर सकते हैं। आभा ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मेरा सामान कैसे हाथ से चला गया तुम्हारा? यही तो मैं कह रहा हूँ, हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो तो मैं पुरानी बातों को भूल जाऊंगा। घर जाओ और अपनी फालतू की कहानियां खुद ही सोचते रहो। इतना कहकर आभा ऊपर जाने लगी। जब वह वैभव के पास से गुजरी तो पूरी तरह अलर्ट रही, कहीं वह पीछे से हमला न कर दे। पर वैभव ने कुछ नहीं किया। जैसे ही वह ऊपर गई, वैभव ने अपनी जेब से एक फोल्डिंग चाकू निकाला और उसे क्लिक कर खोला। असल में उसकी पहली योजना यही थी कि वह आज आभा को खत्म कर देगा। पर उसने नहीं सोचा था कि आभा उससे इतनी सामने से टकरा जाएगी, और वह भी पूरी सतर्कता के साथ। उसे आभा की फाइटिंग स्किल्स के बारे में अच्छी तरह पता था। सिर्फ एक चाकू लेकर वह आभा को नहीं हरा सकता था। तो उसने अपना प्लान बदल दिया। काश उसके पास एक गन होती। सबसे पहले वह आभा को ही गोली मारता। आभा की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। वैभव जैसा इंसान जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं था। किसी न किसी दिन उसे मरना ही था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, और ना ही इतने आराम से। घर पहुंचते ही आभा ने सबसे पहले कुकू को चेक किया। जब से कुकू उसकी जिंदगी में आया था, चीजें थोड़ी बेहतर लगने लगी थी। उसने कुकू को अपनी गोद में उठाया और खेलते हुए मुस्कुराई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। चैप्टर 47। आभा, कल रात नीचे 1901 में बड़ा सीन हो गया। कोई घुस आया और उस औरत के साथ पहले जबरदस्ती की, फिर मार डाला। आभा को पहले ही अंदाजा था कि नीचे कुछ गड़बड़ हुई है, वरना वो आदमी रात को उनके फ्लैट के बाहर आकर दरवाजा नहीं पीटता। लेकिन ये खबर उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब उन्होंने दूसरों को अपने घर में आने दिया, उनका घर यूज करके बालकनी से ऊपर चढ़ने दिया, तभी उन्हें समझ जाना चाहिए था कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आभा ने सुहानी को रिप्लाई किया, ये सब मेरे किसी काम का नहीं। सुहानी, मुझे पता है, हम पहले क्लास में थे, अब बिजनेस पार्टनर हैं। सोचा जो गॉसिप हमारे ब्लॉक में चल रही है वो तुमसे भी शेयर कर दूं। इस तरह की गॉसिप में आभा की कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे सब पहले से पता था। यहाँ सिर्फ औरतों का ही नहीं, बल्कि जो भी जरा सा भी अच्छा दिखता था वो भी इन दरिंदों के निशाने पर आ जाता था। इसलिए नीचे वाली औरत के साथ जो हुआ वो आभा के लिए कोई शॉकिंग बात नहीं थी। आभा को सुहानी से फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं था। उसने फोन साइड में रखा और किचन में चली गई। उसे अभी भी 2002 वाले लोगों का उधार चुकाना था, 2 दिन पहले का खाना और आज का भी। आज आभा ने नूडल्स बनाए, साथ में फ्राई किया हुआ मीट, ब्रोकली और टेंडर ग्रीन बीन्स। उसकी कुकिंग स्किल टॉप थी, टेस्ट भी जबरदस्त। कुकू बिना मीट के रह नहीं सकता था। आभा ने फ्राई किया हुआ मीट आधा कुकू को दिया और बाकी आधा अच्छे से पैक करके कुछ सब्जियों के साथ 2002 वालों के लिए ले गई। चाहे आभा ने चिमनी फुल स्पीड पर चला रखी हो, लेकिन किचन की खुशबू नीचे तक फैल गई थी। उसी वक्त सुहानी 1901 में थी। उसने प्रवीण से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, उसे अच्छे से दफना दे और आगे का सोच। प्रवीण अपनी पत्नी की टूटी बिखरी लाश को पकड़कर बैठा था, जैसे छोड़ते ही वो गायब हो जाएगी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वो सच था। कैसे आए थे वो लोग इतनी चुपचाप? जब तक उसे समझ आया, चाकू उसकी गर्दन पर था। उसने अपनी बीवी को अपने ही सामने घसीटे जाते देखा। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह दबोच रखा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उसे लगा वो लोग जो करना था कर चुके, अब चले जाएंगे। पर नहीं। आखिरी वक्त में प्रवीण की बीवी ने खुद को प्रवीण के ऊपर फेंक दिया। उसके लिए कई वार झेले, यहाँ तक कि उन जानवरों से भीख मांगी कि उसे छोड़ दें। शायद किसी वजह से उन लोगों ने प्रवीण को मारने की जरूरत नहीं समझी और चले गए। वो भागकर 20वीं मंजिल तक मदद मांगने गया, पर किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। जब वापस आया तो उसकी बीवी ठंडी पड़ चुकी थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। क्यों नहीं सुनी उसने उसकी बात पहले? क्यों वो मरने के लिए नहीं बचा? ये दुनिया अब ऐसी ही है, सुहानी ने कहा। जो कमजोर होगा वो कुचला जाएगा। तुम्हारी बीवी भी यही चाहती कि तुम यहाँ बैठकर उसे रोने के बजाय जिंदा रहकर बदला ले। बदला शब्द सुनकर प्रवीण की बुझी हुई आंखों में हल्की चमक आई। सुहानी को पता था कि उसने सही नस दबाई थी। उसने आगे कहा, तुम्हारी बीवी को इतना बुरा मारा गया, बतौर पति तुम्हें उसके लिए इंसाफ नहीं चाहिए? इंसाफ? प्रवीण की आवाज कांप रही थी। मैंने उनके चेहरे तक नहीं देखे। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ वही नहीं है,
यह सुनते ही प्रवीण ने धीरे धीरे सुहानी की ओर देखा। सुहानी ने कहा, तुम्हारा एक और दुश्मन है, आभा। उसके पास खाना था, दवाइयाँ थी, पर उसने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारा फ्लैट उसके ठीक नीचे है, उसे सब सुनाई दिया होगा, पर क्या उसने मदद की? नहीं। अगर उसने थोड़ा भी साथ दिया होता तो तुम्हारी बीवी बच सकती थी। और असली बात यह है, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को टारगेट ही क्यों किया गया? क्योंकि ऊपर आभा रहती है। अगर वो यहाँ नहीं होती तो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का लाइफ आराम से चल रहा होता, कोई तुम्हें तंग नहीं करता। सुहानी की बातें किसी जादू से कम नहीं थी, उसने प्रवीण के दिल में दबी नफरत को पूरी तरह जगा दिया। प्रवीण ने मन में सोचा, सोनी सही कह रही थी, सब आभा की वजह से हुआ था, वही घटिया औरत। उसी ने मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया है। असली गुनहगार वही है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसे ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी उसे रहमत लगे। प्रवीण के दांत भींचे हुए थे, आवाज झर से भरी हुई थी। सुहानी के चेहरे पर सुकून की एक स्माइल आ गई। अगर आभा को गिराना था तो ये 2-4 लोगों का काम नहीं था। उसे पूरा अपार्टमेंट उसके खिलाफ करना होगा। बहुत वक्त हो गया था किसी चीज की जीत की खुशबू महसूस किए हुए। जो कुछ भी आभा के पास था उसे अब सुहानी को चाहिए था। आभा ने खाना वेदांत को पकड़ाया और बिना कुछ कहे घर लौट आई। आज जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से वो थोड़ी थक गई थी। वर्कआउट करने का मूड नहीं था तो उसने सोचा कि डंपलिंग्स के लिए सामान तैयार कर ले। अपोक्लिप्स को शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे और बस आधे महीने बाद न्यू ईयर आने वाला था। लेकिन अब शायद ही कोई त्योहार याद रखता। हर दिन किसी बुरे सपने की तरफ बीत रहा था। किसी को भी अब कुछ नया एक्साइटिंग नहीं लगता था। सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही थी कि अगला दिन देखने को मिले। जब आभा अपने सामान की जांच कर रही थी तो उसे वो फॉक्सटेल दिखी जो वैभव ने उसे दी थी। उसने उसे बाहर निकाला, सोचते हुए कि शायद इसका कोई काम बन जाए। लेकिन जैसे ही उसने फर निकाली, कुकू अचानक पागल हो गया। वो तेजी से उछला, भौंकने लगा, फर के चारों ओर घूमने लगा और दर्द भरी सिसकियां लेने लगा। उसने अपने पंजों से उस फर को पकड़ने की कोशिश की, जैसे उसे अपनी बाहों में समेटना चाहता हो। आभा उसकी इस हरकत से बुरी तरह चौंक गई। उसके दिमाग में शक और खतरे की घंटियां बजने लगी। अब तक कुकू और उसके बीच सब ठीक ही था, लेकिन आखिर में वो जानवर ही तो था। इंसान तक भरोसे के लायक नहीं होते, फिर ये तो बस एक जानवर था। थोड़ा संभल कर उसने कहा, कुकू। लेकिन कुकू ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस उस फर को कसकर पकड़े हुए रो रहा था। आभा ने सफेद फर को देखा, फिर कुकू को, और अचानक उसे कुछ समझ आया। क्या कुकू असल में कोई लोमड़ी था? उसकी शक्ल तो कुत्ते जैसी थी, लेकिन उसका ये अजीब रिएक्शन बताता था कि वो इस फर को पहचानता था। अगर कुकू सच में एक लोमड़ी निकला और ये फर उसकी किसी अपनी की थी तो मामला बिगड़ सकता था। ये छोटा सा जीव बहुत तेज था। अगर इसे लगा कि आभा ने ही इसकी फैमिली को मारा है तो क्या वो बदला लेने आएगा? आभा ने अपनी 3 एज्ड डैगर पर पकड़ मजबूत कर ली। थोड़ी दूरी बनाकर उसने कहा, कुकू, मुझे नहीं पता कि इस फर का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मैंने इसे नहीं मारा। ये मुझे एक दोस्त से मिली थी और उसे ये किसी और से ट्रेड में मिली थी। कुकू ने आखिरकार फर को पूरी तरह अपने सीने से चिपका लिया। उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे वो रो रहा हो। आभा को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने दूरी बनाए रखी। पता नहीं कुकू ने उसकी बात समझी या नहीं। अगर नहीं समझा और अचानक हमला कर दिया तो दिक्कत हो सकती थी। तभी उसकी डोरबेल बजी। वही जाना भजाना रिदमिक नॉक वेदांत था। आभा ने इससे पहले कभी वेदांत को इतनी राहत देने वाला महसूस नहीं किया था। चैप्टर 48। जैसे ही आभा ने दरवाजा खोला, वह कुछ कहती उससे पहले ही वेदांत ने कुकू की करुणामयी चीखें सुन ली। कुकू को क्या हुआ? आभा, हद है। इस आदमी को कुकू की चिंता है, मेरी नहीं। मैं एक लोमड़ी की खाल ले आई थी। उसने उसे देखा और बस यह हाल हो गया। लगता है वह उसे पहचानता है। वेदांत का माथा सिकुड़ गया। मैं अंदर आ सकता हूँ? चाहो तो बंदूक तान सकती हो मुझ पर। आभा ने नाक खुजलाते हुए सोचा, अब इस बात का क्या जवाब दे। बिना कुछ बोले वेदांत ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। मेरी ले लो, तुम्हारी वाली से बेहतर है। आभा ने उसकी बंदूक पकड़ी और सिर हिलाया। तब जाकर वेदांत अंदर आया। वह सीधे कुकू के पास गया, बिना एक भी इधर उधर देखे। कुकू पूरी तरह गम में डूबा था, जैसे आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वेदांत उसके पास बैठा और हल्के हाथों से उसकी पीठ सहलाने लगा। साथ ही एक धीमा सा गीत गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे कुकू की चीखें कम होने लगी। फिर वह पूरी तरह चुप हो गया और वेदांत की हथेली में अपना चेहरा छुपा लिया, एक असहाय बच्चे की तरह। थोड़ी देर बाद वेदांत ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम्हें उसके लिए जीना होगा, समझे? वह तुम्हारे साथ इस तरह से मौजूद है, तुम्हें आभा का आभार जताना करना चाहिए। कुकू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जैसे उसे समझ आ गया हो। जब कुकू शांत हो गया, आभा ने सवाल किया,
तुम इसे जानते हो? वेदांत उठ खड़ा हुआ। जिस लोमड़ी की खाल तुमने उठाई वह कभी मेरी थी। तो कुकू असल में लोमड़ी है। लोमड़ी और भेड़िए का संकर नस्ल। अब समझ आया क्यों कुकू दिखने में कुत्ते जैसा था लेकिन पूरी तरह कुत्ता नहीं लगा। तो यह आधा भेड़िया था। मैंने इसे बाहर से उठाया था। अब जब यह तुम्हारा है तो इसे अपने पास रखो। अगर कुकू एक आवारा कुत्ता होता, नहीं एक आवारा भेड़िया लोमड़ी संकर नस्ल, तो आभा बिना सोचे उसे अपने पास रख लेती। लेकिन अब जब वह वेदांत से जुड़ा हुआ था उसे अपनी सुरक्षा भी देखनी थी। वह इसे और नहीं रख सकती थी। वेदांत ने कंधे उचकाकर कहा, सिर्फ इसलिए कि इसकी माँ मेरी थी इसका मतलब यह नहीं कि यह भी मेरा है। तुमने इसे अपनाया इसका मतलब है कि यह तुम्हारा हुआ। मुझसे इसका कोई संबंध नहीं। आभा ने सीधे कहने का फैसला लिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए भी। मुझे नहीं लगता कि इसे अब मेरे साथ रहना चाहिए। कुकू अभी अपने गम से उभरा भी नहीं था कि उसने सुन लिया कि आभा उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। उसने लोमड़ी की खाल छोड़ दी, आभा के पैरों से आकर लिपट गया और टुकुर टुकुर उसकी ओर देखने लगा। वह मासूम नजरों से घूर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आभा कभी अपने पिता से देखा करती थी कि प्लीज माँ को मत छोड़ो, प्लीज उस औरत से शादी मत करो, प्लीज सिर्फ संजना को मत चाहो। आभा को यह सब झेलना कठिन लगने लगा। उसने कुकू की ओर देखना टाल दिया और वेदांत को घूरा। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं जोखिम नहीं ले सकती। अगर तुम इसे नहीं ले जाओगे तो मैं इसे सीधे बाहर छोड़ दूंगी। वेदांत ने हल्की आवाज में कहा, मैंने इसे सिर्फ कुछ दिन के लिए देखा था जब यह पैदा हुआ था। यह मुझे नहीं पहचानता, बस मेरी गाई हुई धुन याद है। उसे सुनकर इसे अपनी माँ की याद आती है। पर ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं इसे कुछ दिन के लिए रख लेता हूँ। वेदांत समझ गया कि आभा ने अपना फैसला कर लिया है, तो उसने सोचा कि उसकी बात मान लेना ही ठीक रहेगा। दरवाजे से निकलने से पहले आभा ने उसके हाथ में बंदूक वापस थमा दी। आखिर में कुकू तुम्हारा ही पालतू है। इतने दिनों तक मैंने इसे संभाला है। मान लो कि पहले जो तुम्हारा कर्ज था वो अब चुका दिया। वेदांत चुप रहा, बस हल्का सा सिर हिलाया। कुकू बार बार पलटकर आभा को देख रहा था, जैसे उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। वेदांत उसे लेकर चला गया, साथ में वो लोमड़ी की खाल भी ले गया। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आभा को दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस हुआ। उस अजीब से एहसास से बचने के लिए उसने रनिंग मशीन ऑन की और दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते उसे ऐसा लगा जैसे कुकू दरवाजे के बाहर रो रहा हो। वह फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ खाली गलियारा दिखा। उसका दिल अजीब सा हो गया। मतलब उसने बस कल्पना कर ली थी। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी उसकी नजर सीढ़ियों के पास पड़े एक कागज के टुकड़े पर गई। कोई भी चीज खतरे का संकेत हो सकती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है और कोई घात भी नहीं लगा रहा, उसने वह कागज उठाया। कागज को खोला और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सुहानी और विपुल ने 1901 वाले आदमी को मना लिया है कि वे वहां रहें। वे तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन आभा को पहले ही अंदाजा था कि यह किसने भेजा होगा। उसे पता था कि सुहानी इतनी आसानी से शांत बैठने वाली नहीं थी। अब जब सुहानी विपुल के घर में शिफ्ट हो चुकी थी तो ये पक्का था कि दोनों एक ही टीम में खेल रहे थे। और विपुल की पत्नी वंदना, वो यह सब बर्दाश्त कैसे कर सकती थी? नीचे वाली मंजिल पर रहकर काफी चालाकी से प्लान बनाया था इन लोगों ने, पर आभा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उन्हें आसानी से जीतने देती। सुहानी ने विपुल और खुद को 1901 में शिफ्ट कराने के लिए प्रवीण को किसी तरह मना लिया था ताकि वे आराम से आभा के खिलाफ प्लानिंग कर सकें। 19वीं मंजिल पर होने का मतलब था कि वे उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। लेकिन सुहानी और विपुल ने वंदना को साथ ले जाने की कोई प्लानिंग नहीं की थी। विपुल को भी पता था कि उसने वंदना के साथ धोखा किया है, इसलिए जाने से पहले उसने आधा सामान वंदना के लिए छोड़ दिया। मैं और सुहानी 19th फ्लोर पर एक जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। तुम घर पर रहो और हमारा इंतजार करो। जैसे ही सब कुछ सेटल हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। चाहे जितनी मीठी बातें कर ले, सच तो यही था कि वह उसे छोड़कर जा रहा था। वंदना का दिल तो पहले ही टूट चुका था। विपुल, इतने सालों की शादी की कद्र करते हुए मैं बस एक आखिरी सलाह दूंगी, कहीं ऐसा न हो कि तुम सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो जाओ। विपुल को शुरू में वंदना के लिए थोड़ी सी ग्लानि थी, इसीलिए उसने सफाई देने की कोशिश की थी। पर उसकी बातों को समझने के बजाय वंदना ने उल्टा उसे चेतावनी दे दी। मैं भी तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त की इज्जत करते हुए बस यही कहूंगा, अपनी जिंदगी खुद संभालो। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। एक जो कभी घर था अब वहां बस सन्नाटा था। वंदना सोफे पर बैठी और कड़वी हंसी हंसती। उसे लगा था कि कॉलेज से लेकर शादी तक का प्यार कभी नहीं टूटेगा, पर अब समझ आया कि यह भी बस एक धोखा था। जब सुहानी और विपुल 1302 से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहे थे, विपुल पूरे रास्ते चुप था।
सुहानी ने उससे कहा, अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो अभी भी मौका है। तुम्हारी बीवी ने जो कहा वह भले ही अच्छा न लगा हो, लेकिन उसने तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। अगर तुम वापस जाकर उसके साथ रहना चाहते हो तो मैं समझ सकती हूँ। आखिरकार जो हम करने जा रहे हैं वह थोड़ा रिस्की है। विपुल ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। मैं वंदना के बारे में नहीं सोच रहा। मैं तो ये सोच रहा था, जब प्रवीण अपने गम से बाहर निकलेगा तो क्या उसे समझ आएगा कि यह सब हमारे द्वारा बुना गया एक जाल था। चैप्टर 49। यह महामारी आभा की उम्मीद से भी तेज फैल रही थी। वो अभी सोच ही रही थी कि जो दवाइयां उसने लाई हैं उनका कैसे इस्तेमाल करे, तभी उसकी नजर बिल्डिंग के बाहर पड़ी। बर्फ में कई गहरे गड्ढे थे। इस मौसम में ना तो लाशों को जलाया जा सकता था, ना ही उन्हें जमीन में दफनाया जा सकता था। जिन्हें थोड़ा भी लगाव था उन्होंने अपने घरवालों को बर्फ में गड्ढा खोदकर दफनाया, और जिनके दिल अब सुन्न हो चुके थे या जिनका कोई भावनात्मक लगाव ही नहीं था, उन्होंने बस खिड़की से धक्का दे दिया। बर्फ में बना एक गड्ढा ही उनकी आखिरी मंजिल बन गया। उस रात आभा अभी ठीक से सो भी नहीं पाई थी कि कुकू के भौंकने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। कुकू सिर्फ भौंक नहीं रहा था, बल्कि दरवाजा भी जोर जोर से खुलच रहा था। जब से वेदांत उसे अपने साथ ले गया था, आभा रातों में चैन से सोने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। जल्दी से कपड़े पहनकर वो दरवाजे की तरफ गई, तभी उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई बड़ा हंगामा मचा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हों। 3-5 लोग होते तो संभाल लेती, 8-10 भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर 30-50 लोग आ रहे थे तो मामला गड़बड़ था। पिस्टल से काम नहीं चलता, इसके लिए सबमशीन गन चाहिए थी। दरवाजे के पीप होल से उसने देखा, कुकू दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। उसकी नजरें बिल्डिंग के गेट पर टिकी थी। गले से एक गहरी गुर्राहट निकाल रहा था, पूरी तरह अलर्ट और अटैक मोड में। तो इसीलिए वो इतनी देर से हंगामा कर रहा था। वो मुझे आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर रहा था। यह सोचते ही आभा ने झटके से दरवाजा खोला। लगभग उसी समय वेदांत भी अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गया। बिल्कुल उसी वक्त दर्जनों लोग आभा के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। सभी चीख चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। इस हंगामे के बीच आभा को सबसे अहम बात समझ आ गई। इन लोगों में से कई के घरवाले पागल हो चुके थे। किसी को भी काट रहे थे, हमला कर रहे थे, मार रहे थे। आभा और वेदांत ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये शुरू हो चुका था। इन्फेक्टेड अब ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। पैनिक मत करो, और डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। आभा की आवाज स्टेडी थी। अगर तुम्हारे घर में कोई पागल हो चुका है तो उसे मार दो। सीधा दिल में चाकू घुसाओ या सिर उड़ा दो, वरना वो नहीं मरेंगे। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, वो बहुत ताकतवर हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। अगर लड़ नहीं सकते तो फ्री में खाने के लिए तैयार रहो। आभा ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बताया कि कैसे लड़ना है। अब अगर खुद को बचाने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भीड़ में से एक 18 से 19 साल का लड़का आगे आया। मैं उनसे लड़ूंगा। वो अब हमारे घर वाले नहीं रहे, वो ज़ॉम्बीज हैं। अगर हमें उनके जैसा नहीं बनना तो हमें वापस जाकर उन्हें मारना होगा। यंग माइंड्स हमेशा तेज होते हैं। लड़के ने पहले ही भांप लिया था कि ये पागल लोग असल में ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी डिनाइल में थे, रो रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, बुखार भी उतर गया था। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, एक ज़ॉम्बी आ रहा है। सीढ़ियों के नीचे से किसी ने डर के मारे चीख मारी। वो आदमी घबराहट में गिरते पड़ते ऊपर भागने लगा, और तभी एक फिगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी, सफेद भाग और पुतलियां दिखना बंद हो गई थी। उसके शरीर की हरकतें अजीब थीं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे जबरदस्ती चला रही हूं। उसका मुंह अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे किसी चीज को चबाने और फोड़ने की तैयारी कर रहा हो। इस नजारे को अपनी आंखों से देखना किसी बुरे सपने जैसा था। भीड़ में अफरातफरी मच गई। सब पागलों की तरह आभा के दरवाजे की तरफ भागने लगे। 20-25 लोगों के धक्के से दरवाजा चरमराने लगा। तंग सीढ़ियों में लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। कुछ लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। जो गिरे उन्हें पीछे से आते लोगों ने रौंद डाला। उनके चीखने की आवाज भी इस पागलपन में कहीं खो गई। बाहर का नजारा पूरी तरह से बेकाबू था। यहाँ वहां धक्का मुक्की मची थी। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे, किसी तरह उस लोहे के गेट से चिपकने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक तीर हवा में सनसनाता हुआ निकला और भीड़ के पीछे खड़े ज़ॉम्बी के सीने में सीधे जा धंसा। उसकी खून से लाल आंखें झट से सफेद और बेजान हो गईं। शरीर पीछे की ओर गिरा और सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया। कुछ सेकंड के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी ने पीछे मुड़कर देखा। आभा स्टूल पर खड़ी थी, हाथ में तना हुआ धनुष, चेहरा सख्त, आंखों में बेखौफ तेज। सब अपने अपने घर जाओ। आभा आवाज में कोई कंपन नहीं था। अगर तुम्हारे घर में कोई पागलों की तरह काटने दौड़ रहा है तो उसे इसी तरह खत्म कर दो। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा।
उसके इस सटीक वार ने सबके अंदर जैसे हिम्मत फूंक दी थी। अब वे आभा को किसी योद्धा से कम नहीं देख रहे थे। वही नौजवान फिर आगे आया, ये सही कह रही है। हमें खुद को बचाने के लिए अपने घरों में जाकर खतरा खत्म करना होगा। पर इतनी साफ बात सुनने के बावजूद कोई हिला तक नहीं। तभी लड़का खुद आगे बढ़ा, सीढ़ियों की ओर पहला कदम रखा। एक लड़की के दरवाजे पर पनाह मांगने आए थे, वो हमें रास्ता बता रही है और हम अभी भी यहाँ खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोगों को सच में लज्जा आई और वे खिसकने लगे। इसके अलावा आभा ने अभी अभी अपनी काबिलियत भी दिखा दी थी। उसका निशाना बेरहम और सटीक था। अगर वे और देर तक उसके दरवाजे पर डटे रहते तो क्या गारंटी थी कि वो लुटेरों की तरह इन्हें भी एक एक कर निशाना न बना ले। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। पहले आदमी निकले, फिर औरतें भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही मिनटों में दरवाजे के बाहर फिर सन्नाटा था। किसी ने कहा, अच्छी तीरंदाजी है। आभा ने चौंक कर वेदांत को देखा। ये इंसान तारीफ भी कर सकता है। आभा ने मन में सोचा। थैंक यू। उसने धनुष अपनी पीठ पर टांगा और स्टूल उठाने के लिए झुकी। वेदांत पहले ही आगे बढ़कर स्टूल उठा चुका था। उसने उसे दरवाजे के पास रख दिया और फिर सीधा उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो? आभा ने पूछा। किस बारे में? आज ये कोल आदमी इतनी बातें क्यों कर रहा है? आभा ने मन में सोचा। ज़ॉम्बीज़, वेदांत ने जवाब दिया। उसकी नजरें आभा के चेहरे पर टिकी थी। उसने गौर किया था, ये लड़की घबराई नहीं थी, उल्टा बाकियों को शांत रहने और सही फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। उसका निशाना भी ऐसा था जैसे ये सब उसके लिए नया न हो। वेदांत फालतू बातें करने वालों में से नहीं था। जब वो बोलता था तो हर शब्द मायने रखता था। आभा को हल्का सा बेचैनी महसूस हुई। कहीं मैंने जरूरत से ज्यादा दिखावा तो नहीं कर दिया? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। बस फिल्मों में देखा था वही दोहरा दिया। तुक्का लग गया। वेदांत ने आंखें नहीं झपकाईं। तुम्हारी टेक्निक सही थी, लेकिन अगर ये बीमारी फैलती रही तो ज़ॉम्बीज़ बढ़ते रहेंगे। इन्हें मारते जाना कोई हल नहीं है। अब वेदांत सच में चर्चा के मूड में था तो आभा ने भी पलटकर पूछा, तो फिर क्या करें? तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई और आइडिया है? तुमने सुना था न, पहले सबको बुखार हुआ, फिर ठीक हुए और फिर अचानक से ज़ॉम्बी में बदल गए। आभा ने सिर हिलाया। हाँ सुना। तो? वेदांत की आंखें और गहरी हो गईं। इसका मतलब है कि हमें इसे जड़ से रोकना होगा। अब आभा का ध्यान पूरी तरह उस पर था। कैसे? वेदांत कुछ पल रुका, फिर बोला, मेरे पास कुछ स्पेशल दवाइयां हैं। ये इस वायरस पर असर कर सकती हैं। अगर लोग सही समय पर इसे ले लें तो वे ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। आभा ने अपनी हैरानी छुपा ली, चेहरा शांत रखा। उसके जहन में एक सवाल कौन था, तुम्हारे पास ये दवा आई कहाँ से? पर उसने उसे पूछने के बजाय वहीं दबा दिया। चैप्टर 50। तुम क्या करने वाले हो? आभा ने पूछा। वह वेदांत को ज्यादा जानती भी नहीं थी, और अगर जानती भी तो कुछ बातें पूछी नहीं जाती। या तो उसने सोचा भी नहीं था कि वेदांत उसे स्पेशल मेडिसिन के बारे में बता देगा। यह आदमी वाकई कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, इतना कि अहंकार से बस थोड़ा सा ही दूर। क्या उसे पूरा यकीन था कि आभा उस दवा को छीनने की कोशिश नहीं करेगी, या फिर यह कि वह छीन ही नहीं पाएगी? वेदांत बोला, मैंने सोच लिया है। इस बिल्डिंग में बहुत से लोग हमारी 20वीं मंजिल पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिनकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंसान का मन बदल सकता है। अभी इन लोगों के पास खाने पीने की चीजें हैं और थोड़ी समझदारी भी, इसलिए वे किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जिस दिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वे भी हमारे दुश्मनों का साथ देने पर मजबूर हो सकते हैं। यह पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। कई घरों में पहले से ही लोग बीमार हैं। अगर हम सही परिस्थितियों में उन्हें दवा दें और उन्हें अपने साथ मिला लें तो न केवल ज़ॉम्बीज़ की संख्या कम होगी, बल्कि हमें उनका सपोर्ट भी मिलेगा। इससे हम उन लुटेरों का मुकाबला कर सकते हैं। यह पहली बार था जब आभा ने वेदांत को इतना ज्यादा बोलते सुना था। और मजे की बात यह थी कि उसकी सोच भी वेदांत से मेल खा रही थी। उसने भी सोचा था कि कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर उन लोगों का सामना किया जाए जो गलत इरादे रखते हैं। बस वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई थी कि किन लोगों पर भरोसा किया जाए। वह अपनी चीजों का इस्तेमाल किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहती थी। एक और थी, एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। वह और वेदांत दोनों ही 20वीं मंजिल पर रहते थे। अब तक जो भी उनकी तरफ नजरें गड़ाए हुए थे, वे सबसे पहले आभा को निशाना बना रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वेदांत भी यहाँ रहता है, तो उनका ध्यान उस पर भी जाने लगा। अभी तक तो सारी मुसीबतें आभा पर ही आ रही थी, लेकिन अब जब वे पलटवार करने वाले थे तो किसी को लीडर बनना ही था। वेदांत की ताकत उससे ज्यादा थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थी। वह कभी भी किसी के आदेशों पर नहीं चल सकती थी।
या तो मैं खुद अपने नियम बनाऊंगी या फिर हमेशा अकेली ही रहूंगी। आभा ने कहा, दवा तुम्हारी है, तुम जो चाहो करो, बस मेरे फायदे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह कहकर उसने अपनी बाहें मोड़ी और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। इंतजार कर रही थी कि वेदांत चला जाए ताकि वह अपने घर में वापस जा सके। मैं दवा दे सकता हूँ, वेदांत ने कहा, लेकिन बाकी का काम तुम संभालो। आभा सीधी खड़ी हो गई। क्यों? बहुत झंझट है। उसे यह झंझट लग रहा था। बस इतनी सी बात। आभा को विश्वास नहीं हुआ तो वेदांत ने आगे कहा, और वैसे भी तुम लोगों को समझाने में मुझसे ज्यादा अच्छे हो। आभा। उसने वेदांत का क्या बिगाड़ा था जो वह हर बार उसकी बातों को इस तरह घुमा फिरा कर बोलता था जैसे उसे नीचा दिखा रहा हो। मैं इस बारे में सोचूंगी, आभा को ने कहा। उसने तुरंत हाँ नहीं की। उसे यह तय करना था कि अगर वह यह जिम्मेदारी लेती है तो वेदांत और उसके बीच फायदे की क्या व्यवस्था होगी। वह न तो किसी का फायदा उठाना चाहती थी और न ही खुद का नुकसान होने देना चाहती थी। उसका जवाब सुनकर वेदांत अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया, लेकिन कुकू अपनी जगह से हिला भी नहीं। अरे, इसे भी ले जाओ, आभा ने कहा। वेदांत रुका, एक नजर कुकू पर डाली और कहा, मैं इसे साथ नहीं ले जा सकता। अगर तुम इसे अंदर नहीं ले जाना चाहती हो तो इसे बाहर दरवाजे पर रहने दो। इसके बाद बिना कुछ और कहे वेदांत घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया, जैसे अभी कुछ देर पहले उसने आभा से कोई गंभीर चर्चा की ही न हो। आभा ने नीचे देखा और कुकू को देखा, फिर उसने अपना दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, कुकू ने उसका पीछा नहीं किया। वह बस दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। अगर वह उसे अंदर नहीं बुलाएगी तो वह अंदर नहीं आएगा। आभा ने गहरी सांस ली। अंदर आ जाओ। जैसे ही कुकू को अनुमति मिली, कुकू खुशी खुशी अंदर भागा। तुम सिर्फ लिविंग रूम में रहोगे और रात में मेरे बेडरूम में आने की कोशिश भी मत करना। कुकू ने उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप सोफे के पास जाकर बैठ गया। पहले जब कुकू नहीं था, आभा गहरी नींद लेने से डरती थी। लेकिन अब जब उसे पता था कि कुकू लिविंग रूम में पहरा दे रहा है, वह सीधा सुबह के 9 बजे तक सोती रही। लेट उठने के कारण उसका मॉर्निंग वर्कआउट भी पोस्टपोन हो गया। आभा ने अपने बालकनी पर ट्रेडमिल रखा हुआ था ताकि वह रनिंग के दौरान बाहर की हलचल पर भी नजर रख सके। जब से शहर भारी बर्फबारी की वजह से सील हुआ था, उसने शायद ही बाहर किसी जिंदा इंसान को देखा था। अगर कोई बाहर जाता भी था तो रात के अंधेरे में, ताकि लूटपाट से बचा जा सके। लेकिन आज आभा को एक इंसान दिखा। एक औरत जिसके बाल बेतरतीब और उलझे हुए थे। वह एक पुरानी फटी हुई काली जैकेट पहने हुए थी जिसके अंदर से रुई झांक रही थी। जैकेट काफी बड़ी और लंबी थी, साफ था कि यह किसी मर्द की थी। अगर उसके बिखरे हुए बाल न होते तो आभा को पहचानना मुश्किल हो जाता कि वह औरत है भी या नहीं। वह बहुत कमजोर लग रही थी। मुश्किल से 3 कदम चलती और गिर पड़ती, लेकिन फिर भी किसी के पीछा करने के डर से उठकर आगे बढ़ जाती। आभा वैसे तो दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाती थी, लेकिन आज उसका मूड अच्छा था, इसलिए उसने ट्रेडमिल रोककर पास रखी दूरबीन उठाई और नीचे झांक कर देखने लगी। यह दूरबीन उसे वेदांत से मिली थी। इंपोर्टेड थी, क्लैरिटी इतनी शानदार कि 8 गुना जूम वाले लेंस से भी बेहतर। बस यूं ही झांकना चाहती थी, पर जो दिखा उससे वह हैरान रह गई। नीचे भाग रही औरत कोई और नहीं बल्कि शिरीन थी। वह अभी भी जिंदा थी। पिछली बार जब आभा ने जो जाल बिछाया था उससे पूरी गैंग तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कई लोग मारे गए या बुरी तरह घायल हुए थे। उसने अपनी आंखों से देखा था कि संजना भी उसमें गिर गई थी, लेकिन वो बच गई। हालांकि इस हालत में इसे जिंदा रहना नहीं कहा जा सकता था। सच कहे तो संजना की जिंदगी अब किसी नर्क से कम नहीं थी। उस रात जब अनिरुद्ध ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था तो उसने सोचा था कि शायद सुनील उसे बचा लेगा, चाहे उसके बदले उसे खुद को सौंपना ही क्यों न पड़े। आखिरकार अनिरुद्ध ने उसे पहले ही बर्बाद कर दिया था। एक और आदमी का क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने सुनील की घिनौनी सोच को गलत समझ लिया था। सुनील ने उसे तुरंत बाहर निकालने के बजाय एक घिनौनी शर्त रख दी। उसे कहा कि अगर वह उस जमी हुई कब्र में किसी मरे हुए आदमी के साथ सो जाए तभी वह उसे ऊपर खींचेगा। उसने यह तक कहा कि इससे शरीर में गर्मी बनी रहेगी। संजना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसकी बात माननी थी, और उसने वो किया, एक लाश के साथ। उसकी यह वफादारी सुनील को बहुत पसंद आई और तब जाकर उसने उसे बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकालने के बाद भी उसने उसे घर जाने नहीं दिया, बल्कि उसने उसे सोसाइटी की पुरानी खाली बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। हर दिन उसे सिर्फ एक टुकड़ा ब्रेड और आधा कटोरा पानी मिलता, बस इतना कि वो मरने न पाए। जब सुनील का मूड अच्छा होता तो वह अपनी भूख मिटाने वहां चला आता। जब वह अनिरुद्ध या किसी और से गुस्सा होता तो वह उस गुस्से को संजना पर निकालता। ऐसे समय में यह सिर्फ जरूरतें पूरी करने की बात नहीं होती थी, यह टॉर्चर था। संजना को अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी किसी आवारा कुत्ते से भी बदतर थी। पहले तो उसे लगता था कि अनिरुद्ध जैसा बूढ़ा आदमी ही उसकी जिंदगी की सबसे गंदी सच्चाई है।
लेकिन उसे क्या पता था कि इससे भी ज्यादा गंदा और खौफनाक कुछ और उसका इंतजार कर रहा था। आज आखिरकार किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। उसकी माँ त्रिशा एक बार फिर अनिरुद्ध के पास आई थी उसकी खोज खबर लेने। अनिरुद्ध को झंझट पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे सीधा सुनील के हवाले कर दिया। जब सुनील त्रिशा से बात करने में बिजी था, तभी संजना ने अपने हाथ पैर खोले और वहां से भाग निकली। लेकिन इतनी भुखमरी और जुल्म सहने के बाद वह ठीक से भाग भी नहीं पा रही थी। 3 कदम दौड़ती, फिर गिर जाती, लेकिन फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। पर सुनील ने जल्द ही उसकी गैर मौजूदगी नोटिस कर ली और अब वह उसका पीछा कर रहा था।